नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है समाज की संरचना या भारत में समाज की संरचना, संगठन और परिवर्तन के बारे में। बेसिकली भारतीय समाज की जो संरचना है वो कैसे बनी हुई है, ठीक है। तो भारतीय समाज की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, भारतीय समाज के संगठनों के बारे में और भारतीय समाज में जो परिवर्तन हो रहा है दिन प्रतिदिन, उस परिवर्तन के बारे में भी हमको समझना होता है जब आप सेकंड सेमेस्टर में होते हैं बीए की, ठीक है। बीए के सेकंड सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो सोशियोलॉजी में यही चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, उसी की महामैराथन क्लास है ये, जिसमें महामैराथन क्लास का मतलब होता है कि 8 इकाइयों से बनने वाले क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले 3 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया गया है। और क्वेश्चंस का उत्तर जो होगा बहुत ही बारीकी के साथ मैं समझाने का प्रयास करूँगा, यानी आपको हर एक पॉइंट, हर एक टर्म क्लियर होगा, कहीं से कुछ आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। एक ही वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके आप चीज़ों को जान पाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, तमाम प्रकार के ऐसे चीज़ों से आप बच जाएंगे। 2025-26 में यही सारे क्वेश्चन सब आने वाले हैं, इससे बाहर परीक्षा में कुछ आने वाला है नहीं। आइए अब एक एक प्रश्नों को हम छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से आपके टॉपिक्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखें, चलें, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न, हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए। देखिए, हिंदू विवाह का उद्देश्य, इसका सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, उसमें हिंदू विवाह का पूरा चैप्टर्स आपको पढ़ना होता है। हिंदू विवाह का क्या उद्देश्य है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला उद्देश्य होता है धर्म, चूंकि धर्म में ही विवाह करना अनिवार्य बताया गया है, ठीक है। विवाह एक संस्कार होता है, ठीक है। विवाह हिंदुओं में एक संस्कार है, 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, 16 संस्कारों में से विवाह भी एक संस्कार होता है। हिंदुओं में विवाह का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन करना, क्योंकि हिंदुओं में जो धर्म है हिंदू का या सनातन धर्म है वो विवाह करना अनिवार्य बताता है। क्योंकि आप विवाह करेंगे तभी आपके बच्चे होंगे, और आपका बच्चा जब आपको अग्नि प्रदान करेगा तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी जीवन का चरम लक्ष्य और परम लक्ष्य जो मोक्ष होता है, जो चौथा पुरुषार्थ होता है जीवन का, वह आपका तभी मिलेगा जब आपका लड़का जो होगा आपको अग्नि प्रदान करेगा, आपकी अंत्येष्टि संस्कार करेगा। इस वजह से या तो एक तो सृष्टि उत्पत्ति के लिए जरूरी है या सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है जो है विवाह करना, और इसके साथ ही साथ एक स्त्री और एक पुरुष को एक साथ रहने की वैधता प्रदान करता है विवाह। इसके साथ ही साथ बच्चे को सामाजिकता मिलती है, बच्चे को उत्तराधिकार भी मिलता है विवाह के द्वारा। तो विवाह एक ऐसी संस्था होती है जिसके माध्यम से यौन इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ संतान उत्पत्ति और संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। ऐसे तमाम प्रकार के फैक्टर्स हमारे समक्ष आते हैं। सबसे पहला कारण होता है, सबसे पहला उद्देश्य होता है हिंदुओं में विवाह का कि धर्म का पालन करना है, क्योंकि धर्म में बताया गया सभी धार्मिक कार्यों के निष्पादन के लिए पति और पत्नी का एक साथ भाग लेना आवश्यक होता है। अगर आप कोई हवन करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई घर बनवाते हैं, ठीक है, गृह पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, यहाँ तक कि कोई सत्यनारायण भगवान की, तब भी अपनी पत्नी को एक प्रकार से अपने बाम अंग में बैठा करके या दाहिने अंग में बैठा करके उसके लिए मतलब उसको पूजा करनी पड़ती है, ठीक है। कहीं कहीं पर बाएं तरफ, कहीं कहीं पर दाएं तरफ बैठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे पत्नी जो होती है वो बहुत ज़रूरी है पति के लिए, और जो है पति के लिए पत्नी भी इम्पोर्टेंट है। दोनों का एक प्रकार से एक दूसरे के साथ समायोजन करके तालमेल के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। अब ऐसे मेरठ वाले पति पत्नी जैसे कांड वाला वो सिस्टम अगर छोड़ें आप, वो एक अपवाद है। ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे मूर्ख बालिकाएं हैं और मूर्ख बालक हैं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत है। ये जो आजकल की लड़कियां जो एक प्रकार से तमाम प्रकार के केस कर रही हैं, बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, इनको छोड़ना होगा। और एक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी कि आपका पति अगर आपसे अलग रह रहा है तो वो आपके लिए ही बाहर गया है, किसी दूसरे के लिए नहीं गया है। आप यहाँ पर जो है नशे में धुत रहेंगी। वो जो लड़की अभी जिसने ड्रम में, उसको क्या नाम है उसका, सौरभ, ठीक है, वो सुन करके रूह कांप जाती है ऐसी घटनाओं को। तो प्लीज़ जो भी अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं जीवन में, कभी भी ऐसी घटना हो तो आप अपने आप को नतमस्तक कर लीजिएगा, बट ऐसी सिचुएशन कभी जीवन में ना आने देना, ये बात ध्यान रखेंगे।
क्योंकि ये सब एक प्रकार से आप कर तो देंगे वो उसी चढ़ाने में किसी के, लेकिन बाद में आपका जीवन भी नरक के समान हो जाएगा। अब मान लेते उसने अपने पति का एक प्रकार से आप देखते हैं किया, अब उसके बाद में वो भी गया, उसका जो दीवाना था बाल वाल रखा है मूर्ख टाइप का, बस गाली निकल रही मुझसे रहने दीजिए, तो वो चीज़ें हैं, तो उस वो भी गया, सब गया, पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है, सिस्टम है पूरा खत्म। तो ऐसे में कोई फायदा नहीं होता ये सब करने का। दूसरी बात, प्रजा या संतान, हिंदू परिवार का दूसरा उद्देश्य होता है पैतृक ऋण चुकाना। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रकार के ऋण चुकाने पड़ते हैं। पहला होता है देव ऋण, देवताओं का ऋण जिसको हम पूजा पाठ करके चुकाते हैं। गुरु का ऋण होता है जिसको हम गोदक्षिणा दे करके या गुरुओं का सम्मान करके या गुरुओं के लिए और कुछ काम करके हम उनका ऋण चुकाते हैं। और तीसरा होता है पितृ ऋण, यानी पिता का ऋण। पिता का ऋण हम तब चुका पाते हैं जब हम एक प्रकार से पिता की अंत्येष्टि संस्कार करते हैं, उनको चारों धाम की यात्रा करवाते हैं, तब पितृ ऋण समाप्त होता है हमारा। ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण। इनको चुकाने के लिए भी हमको विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि पितृ ऋण तभी आपका चुकता होगा जब आप क्या करेंगे, शादी करेंगे, संतान उत्पत्ति होगी, उसके बाद में वह संतान आपको अग्नि प्रदान करेगी, आपकी अंत्येष्टि यानी 13वीं संस्कार करेगी। तीसरा होता है रति, यानी आनंद प्राप्ति के लिए भी हिंदू विवाह का एक उद्देश्य होता है, आनंद प्राप्ति के लिए। हिंदू विवाह का तीसरा उद्देश्य होता है रति या आनंद प्राप्ति के लिए। विवाह जो होता है यौन संतुष्टि अथवा काम वासना की पूर्ति भी करता है। अगर विवाह ना करेंगे व्यक्ति तो क्या होगा, वैश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, लोग एक प्रकार से खुलेआम ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि देखने की योग्य नहीं रहेगी। ऐसे में ज़रूरी है कि विवाह के द्वारा एक वैध तरीके से आप एक पति एक पत्नी एक साथ जो है अपनी शारीरिक जो वासनाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है, काम वासना की पूर्ति कर सकते हैं, यौन संतुष्टि कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए, जो विदेशी शादियां होती हैं वो यौन संतुष्टि के लिए या फिर ऐसे चीज़ों के लिए होती हैं, आनंद के लिए होती हैं, लेकिन जो भारत में जो विवाह का उद्देश्य है, हिंदू का धर्म में जो विवाह का उद्देश्य है, सबसे पहला धार्मिक उद्देश्य होता है धर्म का पालन करना, दूसरा प्रजा यानी संतान की उत्पत्ति करना, और तीसरा होता है आपका रति यानी आनंद की प्राप्ति करना। इस तरीके से एक प्रकार से यह 3 उद्देश्य होते हैं हिंदुओं के विवाह के, बड़े इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताए। तो आपको समझ में तो सारी बातें आ रही होंगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसी कोई बात नहीं कि आपको 10 बार समझाना पड़े। अगला क्वेश्चन, विवाह को परिभाषित कीजिए। विवाह किसे कहते हैं? देखिए, विवाह जो है स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है। यानी विवाह क्या है? एक संस्था है, जो संस्था यह बताती है कि कोई स्त्री और कोई पुरुष पारिवारिक जीवन में प्रवेश करेंगे कि नहीं करेंगे। विवाह संस्था के द्वारा ही एक पति एक पत्नी एक कमरे में एक साथ रह सकते हैं, और उनकी जो संतान उत्पत्ति होगी वो वैध होगी, पति और पत्नी के हिस्से मतलब कि उसमें संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बोगाडर्स ने परिभाषा दी है, तो ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाता है ये। दूसरा विद्वान है गिलिन और गिलिन कहते हैं कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज के द्वारा स्वीकृत एक तरीका होता है। क्या होता है? प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज के द्वारा स्वीकृत एक तरीका। तो समाज मानता है कि हाँ, एक अगर शादी हो जाती है तो शादी के बाद में, शादी में आप देखते बाराती वगैरह जाते तमाम सारे लोग, तो वो साक्षी होते, गवाही होते कि हमारे समक्ष शादी हुई है, तो इस तरीके से वो वैध शादी मानी जाती है, ठीक है। और बारात इसीलिए ले जाती है कि ताकि घराती बराती सब मिल करके शादी करवाते हैं, और ताकि एक लड़का एक लड़की एक साथ जो है अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये विवाह होता है। अगला क्वेश्चन देखें, हिंदू विवाह की 4 विशेषताएं बताएं। देखिए, हिंदू विवाह की पहली विशेषता होती है एक धार्मिक संस्कार है, या ठीक है, देखेंगे पहली विशेषता एक धार्मिक संस्कार। भारतीय धर्म ग्रंथों में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरे जो विशेषता होती है, गुण होता है, क्वालिटी होती है हिंदू विवाह की, वो होती है एक विवाह। हिंदुओं में एक विवाह ही होता है, बहुविवाह का प्रचलन नहीं है। कुछ जनजातियों को छोड़ दें तो बाकी हिंदुओं में नहीं मिलता है। हिंदू विवाह की दूसरी प्रमुख विशेषता रही है एक विवाह की, ठीक है, और इसे प्रारंभ से आदर्श विवाह माना जाता है। वेस्टरमार्क नाम के एक जो है समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं विवाह का जो वास्तविक स्वरूप है वो एक विवाह ही रहा है, ठीक है, एक विवाह ही विवाह का वास्तविक स्वरूप है। वेस्टरमार्क नाम के एक विवाह पर काफ़ी काम किया है वेस्टरमार्क ने, उन्होंने कहा यानी एक पति का एक पत्नी होगी, एक पत्नी की एक पति होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर पत्नी मान लेते उसके बच्चे नहीं होते तो दूसरी पत्नी आप जो है शादी कर सकते हैं, या फिर वो पत्नी मर जाए तब आप दूसरी शादी कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तीसरी बात, अंतर विवाह। हिंदुओं में विवाह अंतर विवाह ही है, अर्थात प्रत्येक हिंदू को अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता है, तो ये अगली विशेषता।
तीसरी विशेषता, यानी कि जैसे शुक्ला है तो मतलब कि जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में करेंगे, क्षत्रिय क्षत्रिय में करेंगे, वैश्य वैश्य में करेंगे। और अच्छा, ब्राह्मणों में भी क्या होता है कि सपिंड सप्रवर और सजातीय विवाह नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये जैसे मान लेते हैं सगोत्रीय विवाह नहीं होता, सगोत्रीय मतलब कि इसे एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। अगर एक ही गोत्र की वर है और एक ही गोत्र का कन्या है तो एक ही गोत्र के वर और कन्या से शादी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वह एक दूसरे के भाई बहन माने जाते हैं। तो गोत्र तक बढ़ाया जाता है, सपिंड सप्रवर ये सारी चीजें जो होती हैं ये बढ़ाई जाती हैं इसमें। एक ही जाति में विवाह विवाह जरूर होगा लेकिन उनका गोत्र अलग अलग होगा, ठीक है, उनका कुल खोट अलग अलग होगा। चौथा है सगोत्र सप्रवर और सपिंड बहिर्विवाह। यह बहिर्विवाह मतलब कि ये एक ही पिंड में विवाह नहीं होता, एक ही सप्रवर में नहीं होता और एक ही गोत्र में नहीं होता। यद्यपि हिंदुओं में अपनी ही जाति में विवाह करने की प्रथा रही है, फिर भी अपने गोत्र में, अपने प्रवर में, अपने सपिंड में विवाह नहीं किया जाता। जैसे कि मान लेते हैं, अब मेरी बात ही कर ले, हम मान लेते हैं मेरा नाम शिवम शुक्ला है, ठीक है। अब शिवम शुक्ला मेरा नाम है, ठीक है। अब शुक्ला में तो विवाह मेरा एक प्रकार से हो सकता है, लेकिन शुक्ला में मैं कौन सा शुक्ल हूँ? एक शुक्ल होते हैं आपके मामखोर, तो मैं, मेरी जो शुक्ल है वो मैं मामखोर शुक्ल हूँ। मेरा गोत्र क्या है? तो गोत्र आपका पड़ेगा गर्ग, ठीक है। तो गर्ग गोत्र की अगर लड़की होगी तो मेरी शादी उससे नहीं होगी, ये फिक्स है, ठीक है। मामखोर शुक्ल होगा तो उससे भी शादी नहीं होगी। शुक्ला होगी तो हो सकती है लेकिन वो दूसरे गोत्र की होगी तब, ठीक है। इस तरीके से शुक्ला का गोत्र एक ही गर्ग ही होता है ऐसे में, तो यह बहुत ही कम होता है कि शुक्ल शुक्ल में भी शादी कर ले। पांडे, मिश्रा, तिवारी, ठीक है, ऐसे लोगों में शादी हो जाती है, दुबे वगैरह में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ें एक प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान लीजिए। तो ये आपका एक ही जाति में जरूर शादी होगी लेकिन एक ही गोत्र में, एक ही प्रवर में, एक ही पिंड में शादी नहीं होती है। क्लियर? ये विवाह, ये हिंदू विवाह का उद्देश्य मतलब कि विशेषताएं होती हैं। विवाह से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछेगा आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्गों की कोई दो विशेषताएं लिखें। पिछड़े वर्ग की, पिछड़ा वर्ग मतलब होता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं इसको। अन्य जाति के समान पिछड़े वर्गों की सदस्यता भी जन्म के आधार पर ही निर्धारित होती है। जैसे कि पिछड़े वर्ग में उनके पिताजी अगर पिछड़े वर्ग हैं तो वो भी पिछड़े वर्ग में ही माने जाते हैं, ओबीसी में। दूसरी विशेषता, प्रायः पिछड़े वर्ग लघु भूस्वामी होते। लघु माने इनके पास ज़्यादा खेत नहीं होता लेकिन हाँ खेत पात होता है। जो अभी के अपने जीविकोपार्जन के लिए मुख्यतः कृषि पर आश्रित होते हैं, खेती करते हैं और खेती उनके लिए एक प्रकार से पर्याप्त होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, पिछड़े वर्गों से आप क्या समझते हैं? सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि सवर्ण जातियों और अनुसूचित जातियों यानी कि एसटी से और सवर्ण से, यानी सामान्य जाति और अनुसूचित जातियों के बीच की जो जाति होती है उनको हम पिछड़े वर्ग में शामिल करते हैं। और जो विकास के अवसरों से वंचित रह गई हैं उन्हीं को हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जिनको ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, ठीक है। यानी सवर्ण से नीचे होते हैं और जो मतलब कि जो एक प्रकार से एसटी मतलब कि एससी कैटेगरी है उनसे ऊपर होते हैं। अगला प्रश्न, अन्य पिछड़े वर्गों की 4 समस्याएं लिखें। देखिए अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याएं, पहली समस्या क्या है? सामाजिक समस्याएं हैं। सामाजिक समस्याओं में से मतलब कि क्या होता है कि ऊंच नीच की समस्याएं इनको सामना करनी पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आर्थिक समस्याएं हैं, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए रहते हैं, उतना खेतपात भी नहीं होता, पिछड़ेपन का राजनीतिकरण भी होता है कभी कभी, और आंतरिक समस्याएं भी इसमें विद्यमान रहती हैं कई सारी। तो ये सब 4 समस्याएं लिख सकते हैं। अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं के निराकरण हेतु कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं? पहला सुझाव ये दिया गया है कि यह आवश्यक है कि अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में उन्हीं जातियों को सम्मिलित किया जाए जो सामाजिक तथा शैक्षणिक आधार पर वास्तव में पिछड़ी हुई हैं। सभी को पिछड़े वर्गों में डाल देना ये उचित नहीं है। जो आर्थिक दृष्टि से या शैक्षणिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हैं उन्हीं को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाए। दूसरी बात, जो जातियाँ वास्तव में पिछड़ी हुई हैं, जिनमें शिक्षा, सामाजिक जागरूकता की कमी है, अभाव है, उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए और आर्थिक सहायता उनको प्रदान की जाए। सभी को नहीं, उनको जाना जाए कि भाई जो हैं सामाजिक सहायता देने के लिए उन्हीं को दिया जाए, ठीक है, सभी को ना दिया जाए। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं इन सभी का आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, ऐसे चैप्टर वाइज क्लासेस भी हुई थी तो उन सभी की पीडीएफ आपको मिलने जाएगी। और ये मॉडल पेपर रिवीजन क्लास जो चल रहे हैं इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप के भी मॉडल पेपर आएंगे, लिखित का तो चल ही रहा है। तो ये सब पीडीएफ आपको जैसे चल रहा है पीछे लिख रहा है, तमाम प्रकार का आप देख रहे होंगे, तमाम क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, ऐसे ही 5-6 मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा और ये सभी की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? जब आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ेंगे, हमारे कोर्स में ज्वाइन होंगे तो 9161936062 पर आपको एसएमएस करना है, ठीक है। इसमें एसएमएस क्या करेंगे? अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट की नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे हम, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जो है भर देने होंगे, 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में चेक किया जाएगा, ठीक है।
ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा। उसके बाद में आपको वहाँ पर लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, सभी सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर होंगे रिवीजन क्लास के, सभी सब्जेक्ट के मिलेगी। यहाँ पर केवल सोशियोलॉजी की पीडीएफ नहीं बात कर रहा हूँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, संस्कृत, ठीक है, जो भी आपका एजुकेशन मतलब कि एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, साइकोलॉजी वगैरह, सबका आपको मिलेगा, सबका पीडीएफ आपको मिलेगा। यानी सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर आपको हो जाएगी। और सभी सब्जेक्ट में आपका जैसे एक विषय आपका जो को करिकुलर होता है, को करिकुलर की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। को करिकुलर में जैसे आपका प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य किसी किसी में शामिल है, किसी किसी में हो सकता है फूड न्यूट्रिशन हो, किसी किसी में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा हो। जो भी जिसका होगा आप बताएगा कि हमारे में ये शामिल है, तो वो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो जो आपका शामिल होगा वो सब आपके पास सेंड किया जाएगा। इसकी परीक्षा वैसे को करिकुलर की ऑब्जेक्टिव भी होती है, तो ऑब्जेक्टिव के लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हमारे पास अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है अधिकतर विश्वविद्यालयों के, जो है इस सोशियोलॉजी के कई पेपर भी अवेलेबल हैं, ठीक है। लिखित के, ऑब्जेक्टिव के सबके पेपर हैं, तो वो सब आपको मिलते रहेंगे। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। सारी तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर और धाकड़ अंदाज में होगी। आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। और जुड़ेंगे तो आप ही का फायदा होगा। आपको एक प्रकार से जब अगले सेमेस्टर में आप जाएंगे तो आपको कुछ कंसेशन दी जाएगी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अन्य बच्चों की अपेक्षा आपको कुछ कंसेशन दी जाएगी, तो अभी जुड़ जाएंगे, आपका ही फायदा होगा। मात्र और मात्र 100 रुपये में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको लिए इसलिए बता रहा हूँ, चूँकि मान लेते हैं आप एक सीरीज लेंगे तो लगभग आपकी एक सीरीज 60 रुपये की पड़ेगी। तो 5 सब्जेक्ट आपके लगभग होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट की सीरीज कितने में पड़ेगी आपकी? 300 रुपये की लगभग पड़ेगी, ठीक है। और आप केवल 100 रुपये में सभी कुछ पाएंगे, जिसमें वीडियो लेक्चर्स भी होंगे और लाइव क्लास भी होगी, और इसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे सभी के, ठीक है। और आप हमसे डायरेक्टली जुड़ भी पाएंगे, आप हमसे बातचीत कर पाएंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर पाएंगे, सब कुछ होगा। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से एसएमएस के जुड़ जाएं, और बातचीत बिल्कुल भी ना करें कमेंट सेक्शन में, फटाफट से आप जुड़ जाएं, एसएमएस करें तुरंत और जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, नक्सलवाद क्या है? बताएं। नक्सलवाद, नक्सलवाद एक प्रकार से अगर बात की जाए तो नक्सलवादी आतंकवाद का आशय, नक्सलवादी एक प्रकार का आतंकवाद है। यह आतंकवाद कोई बाहरी सीमा से नहीं होता, बाहरी सीमा के लोग नहीं आते, बाहरी सीमा के या बाहरी देशों से लोग मोटिवेट करते हैं इन लोगों को। ये अपने ही देश के लोग होते हैं, लेकिन इनको गुमराह करते हैं, इनको पद से भ्रष्ट कर देते हैं, और ये लोग अपने सरकार के खिलाफ काम, मतलब सरकार के खिलाफ ही आ जाते हैं। माओ त्से तुंग के क्रांतिकारी हिंसक वामपंथी दर्शन से प्रेरित आतंकवाद है ये। वामपंथी मतलब कि ये मार्क्सवाद या फिर माओ त्से तुंग के जो विचार हैं उनको लेकर के आगे चलते हैं, और वामपंथी विचारधारा से हैं। ये अपने यहाँ की विचारधारा को नहीं मानते हैं, जो अपना लक्ष्य बताते हैं कि सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना होगा, और यह एक प्रकार से सरकार के विरोध में काम करते हैं और हिंसक प्रवृत्ति के भी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नक्सलवाद का प्रभाव किन किन राज्यों में है? देखिए, नक्सलवाद का प्रभाव बिहार में, बंगाल में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जहां पर जनजातीय वगैरह होते हैं, जिनको एक प्रकार से कुछ रुपए पैसे बाहर से लोग दे करके अपना गुट चलवाते हैं अलग अलग देशों से, ठीक है, वो चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण की लाल सलाम जो ये लोगों का होता है, लाल सलाम करते नहीं, तो नक्सलवादी वही हैं। कुछ गांव होता है मतलब कि जंगल के बीच में ऐसे करके, तो वो सरकार के खिलाफ आते हैं और कुछ ऐसे कामों के लिए आते हैं। कुछ उनकी चीज़ें स्वाभाविक हैं, कुछ अच्छी चीज़ें की मांग डिमांड करते हैं, लेकिन हाँ यही चीज़ें कि वो दूसरे देशों के बरगलाने में आ जाते हैं, दूसरे चीज़ों के, दूसरी संस्थाओं के, वो चीज़ें गलत हो जाती है, सरकार के खिलाफ हिंसक प्रवृत्ति करने लगते हैं, तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। बमबारी मतलब कि तमाम प्रकार की चीज़ें करने लगते, गोलीबारी करने लगते, तो वो दिक्कत की बात हो जाती है फिर वहीं पर। तो फिर सरकार को कदम उठाना पड़ता है इनके खिलाफ। राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा क्या है? देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण में या राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं नक्सलवाद वगैरह, ठीक है, नक्सलवाद, संप्रदायवाद, ये सब। राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक सत्ता के अंतर्गत कई छोटे छोटे राज्यों के बंध जाने, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से एक ही प्रकार की सांस्कृतिक रीति रिवाज का पालन करने, एक भाषा बोलने, तीज त्योहार आदि के प्रभावित होने तथा मानसिक दृष्टि से सभी लोगों में एकता की भावना उत्पन्न करने के रूप में राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। यानी जब कोई देश में कई प्रकार के भाषा भाषी लोग के रहते हों, तमाम प्रकार की संस्कृतियाँ, तमाम प्रकार के भौगोलिक स्ट्रक्चर में लोग रहते हों, लेकिन फिर भी एक होकर के रहते हैं, तो वो राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण को परिभाषित कीजिए। एक विद्वान है डॉक्टर संपूर्णानंद, वो कहते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण एक मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक प्रक्रिया है। मन में जनसाधारण के प्रति एकता, पारस्परिक निर्भरता, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना सन्निहित इसमें होती है। ये होता है राष्ट्रीय एकीकरण। जैसे मान लेते हैं
राष्ट्रीय एकीकरण जैसे मान लेते हैं कोई भारत की टीम जो होती है जब ऑस्ट्रेलिया के टीम से लड़ती है तो हम एक प्रकार से पूरा भारत का सपोर्ट करते हैं, जहाँ तक कि मुंबई इंडियंस वाले भी और कोलकाता नाइट राइडर्स वाले भी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वाले, लखनऊ सुपर जायंट्स हो गया या चेन्नई सुपर किंग्स हो गया, मुंबई इंडियंस हो गया, सारे के सारे जो फ्रेंचाइजेज हैं आईपीएल के, वो सभी के फैंस जो होते हैं वो सब मिलजुल करके सभी खिलाड़ियों का सपोर्ट करते हैं, उसमें इंडिया का सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण दिखता है। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पर वो लोग फ्रेंचाइजी में बट जाते हैं, अब इस समय आईपीएल शुरू हो गया है तो इंडियन प्रीमियर लीग जिसका फुल फॉर्म है, तो अब शुरू हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सब गुटों में बट जाएंगे। अब चेन्नई वाले अपने जो है पीला कपड़ा पहन के आएंगे, मुंबई वाले नीला कपड़ा पहनेंगे, और जो है बेंगलोर वाले ऑरेंज मतलब लाल थोड़ा पहनेंगे, इस तरीके का पहनेंगे, ठीक है। अब अभी देखो वो क्या नाम है उसका, हैदराबाद वाले तो एकदम से तबाही मचा करके रखे हैं, सब देखो जो देखो तो ही मार रहा है खूब, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये राष्ट्रीय एकीकरण में एक प्रकार से सारी टीमें जब इकट्ठा, मतलब अलग अलग टीमें हैं लेकिन फिर भी जब वो आती हैं, जब नेशनल प्राइड की बात आती है तो सब इकट्ठा हो जाती है, तो वो राष्ट्रीय एकीकरण को एक प्रकार से वही होता है। राष्ट्रीय एकीकरण में तमाम सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि आप देखते हैं संप्रदायवाद हो गया, भाषावाद हो गया, नक्सलवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के, या क्षेत्रवाद हो गया, ठीक है, जातिवाद हो गया, ठीक है। ये सारे जो विचारधाराएं हैं ये राष्ट्रीय एकता को बाधा उत्पन्न करती हैं या राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण के 4 आधार लिखिए। देखिए राष्ट्रीय एकीकरण के 4 आधार है। पहली बात तो भौगोलिक एकता। अब कोई जो है हिमालय पर्वत पर रह रहा है भारत में, कोई दक्षिण भारत के पठारी मैदानों में रह रहा है, कोई उत्तर भारत के मैदान में गंगा यमुना के सतलज मैदान के में रह रहा है, कोई दक्षिणी पूर्वी एरिया में, कोई एक प्रकार से पूर्वोत्तर में रह रहा है असम की पहाड़ियों में, तो सभी लोग भौगोलिक स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फिर भी एक एकीकरण में है। तो भौगोलिक एकता, सामाजिक सांस्कृतिक एकता, संस्कृतियाँ भी कई सारी तमाम कल्चर्स हैं। आप पश्चिम के लोगों का कल्चर अलग है, दक्षिण के लोगों का अलग है, उत्तर के लोगों का अलग है, मध्य के लोगों का अलग है, पूर्वोत्तर के लोगों का अलग है, तो वो सारी चीज़ें लेकिन फिर भी एक है। धार्मिक समन्वय यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध यहूदी पारसी जैन सब इकट्ठा होकर के यहाँ पर रहते हैं। ऐतिहासिक राजनीतिक एकता यानी इतिहास की दृष्टि से चूंकि एकता और राजनीतिक दृष्टि से एकता, सब एक प्रकार से एकता जो होती है, यही सब आधार सेट करते हैं राष्ट्रीय एकीकरण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के 4 बाधाएं बताएं। सबसे पहला बाधा है भाषावाद। भाषा की समस्या ने देश के विभिन्न राज्यों में हिंसा, तनाव, घृणा और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करके राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न की है। आप देखते हैं कभी कभी भाषा को लेकर के, चाहे हिंदी को ना मानने की बात हो, या दक्षिण भारत में आपस में ही तेलुगु तमिल का झगड़ा हो, या तमिल कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, ठीक है, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, मैथिल, तमाम प्रकार की जो भाषाएं हैं, इससे क्या होता है कि भाषावाद होता है, अपनी भाषा के लोग बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी भाषा को दबाने का प्रयास करते हैं, इससे क्या होता है जो राष्ट्र की एकता है उसको खतरा उत्पन्न होता है भाषावाद से। दूसरा विचारधारा होती है सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद। संप्रदायवाद से और ज़्यादा खतरा है। विभिन्न धर्मों के बीच उपस्थित सांप्रदायिकता की भावना ने राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाई है। आप देखते हैं हिंदू मुसलमान की जो एक प्रकार से भावना, हिंदुओं की मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों की हिंदुओं के प्रति, ठीक है, एकदम से जो कट्टर भावना है, अभी आप देखते हैं जंतर मंतर पर धरना ही चल रहा है, तमाम प्रकार के तमाम जो है खिलाफ में नारे चल रहे हैं। अब उसको पता नहीं कि भाई किसके खिलाफ हमको जाना है, किसके खिलाफ नहीं जाना है। जो मुस्लिमों को उनके आकाओं ने बता दिया वही चीज़ वो बोलते चले जाते हैं, वो बैठे हैं उस वहाँ पर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, ठीक है। और सरकार कुछ अगर नियम ला रही है तो वो कुछ सोच समझ करके ही ला रही होगी, उसका कोई मतलब ही होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके लोगों ने बता दिया बस उसी को माने रहे, उस पर आप सर्च करें कि इस बिल में है क्या, पूरा डिटेल में जानकारी ले, फिर उसके बाद में उसका विरोध करें, स्वाभाविक सी बात है। उसके बारे में आपको पता ही नहीं कि भाई क्या है, फिर भी आप विरोध में उसके खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। ऐसे ही हिंदुओं में क्या होता है, कभी कभी हिंदू राष्ट्र की प्रबल भावना को लेकर के, देखिए दो चीज़ें इसमें सांप्रदायिकता का मेन कारण है। एक तो हिंदुओं में हिंदू राष्ट्र की प्रबल भावना और मुसलमानों की कट्टरता, ये दोनों एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे संप्रदायवाद को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न करता है, ठीक है। जब यही यही न्यूज़ विदेशों में जाती है तो विदेश की मीडिया इसको अलग तरीके से इसको रखती है और इससे भारत की छवि धूमिल हो जाती है। तीसरा जो कारण रहा है राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करने को, जातीयता, जातिवाद। देखिए भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और जातीयता की भावना भी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती है। चौथा है क्षेत्रीयता, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद की भावना के फलस्वरूप कई प्रांतों ने अधिकाधिक स्वायत्तता और अधिकारों की मांगें प्रस्तुत की हैं। इसके कारण से राष्ट्रीय संप्रभुता और एकता को खतरा उत्पन्न हुआ है। आप देखते हैं अलग अलग राज्य जो है, कुछ राज्य जो है अलग होने की मांग भी कर रहे थे। जैसे आप देखते हैं, जैसे अभी तक जम्मू कश्मीर था, या पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों की बात कर ले, या ऐसे और भी कई राज्य हैं जो कि फनफनाए रहते थोड़े थोड़े समय पर, तो उन सभी को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे दबा रहना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें जो हैं
जो क्षेत्रवाद है ये भी अपने ही क्षेत्र को आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरे क्षेत्र को दबाना, ये गलत बातें होती है। तो इससे क्या होता है, राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न होता है। सभी भाषा, सभी क्षेत्र, सभी जाति, सभी धर्म आगे बढ़ें, ऐसा सोच करके चलेंगे तो राष्ट्रीय एकता जो होगी वो बढ़ती रहेगी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के 2 उपाय बताएं। पहला उपाय है विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो पूर्वाग्रह हैं उसको अविलंब समाप्त किया जाए और इसके लिए स्वस्थ जनमत बनाया जाए। स्वस्थ जनमत मतलब होता है कि ऐसी जनता का निर्माण करें जो कि एक प्रकार से सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तरीके की जो उनमें उनके दिमाग में जो भूसा भर दिया गया उनके धर्म गुरुओं के द्वारा, जो उनके दिमाग में भूसा भर दिया गया कि ये आप बोलोगे यही होगा, उन चीज़ों को निकालना पड़ेगा कि भाई वो उस व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वो जानेगा कि भाई हमारा मतलब कि हम क्या हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें वो नहीं जान रहा है, पहले से पूर्वाग्रह बनी है, लोग कह रहे हैं कि भाई इसका कहने का मतलब ये होगा तो वो होगा, अब वो नहीं जान रहे कि इसका मतलब होगा कि नहीं होगा वो चीज़ें, लेकिन उसके खिलाफ वो खड़े हुए हैं। तो पूर्वाग्रह जो पहले से बना करके रखें किसी व्यक्ति के प्रति, किसी सरकार के प्रति या किसी भी नियम के प्रति, किसी भी कानून के प्रति, तो उस पूर्वाग्रह को हमको समाप्त करना होगा, ठीक है। और एक स्वस्थ जनमत तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात, सभी राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल, जातीय और संकीर्ण भावनाओं का त्याग करेंगे और राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च स्थान देंगे। यानी कि जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टीज है, जो क्षेत्रवाद, जातवाद, संकीर्णवाद, संप्रदायवाद को बढ़ावा देते हैं, वो कहीं ना कहीं पे वोट के चक्कर में एक प्रकार से वोट को ना ध्यान में रख करके एक देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तब जाकर के संप्रदायवाद खत्म होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा किए गए एकीकरण से संबंधित 2 उपाय बताएं। देखिए, पहला उपाय है सभी भारतीय स्कूलों में शिक्षण कार्य राष्ट्रीय गान के साथ जो है शुरू किया जाए। यानी कि कोई भी जो है विद्यालय हो या कोई भी जो है कोई भी काम हो या कोई भी एक प्रकार से स्कूल हैं, भारतीय स्कूल हैं जो भी हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, उसमें राष्ट्रगान जरूरी है, राष्ट्रगान होना चाहिए डेली का डेली। और दूसरी बात, सभी प्रकार के झगड़ों और विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीकों से किया जाए, ठीक है। ये 2 चीज़ें एक प्रकार से सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण को अगर किया जाएगा तो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन से, पिछड़े वर्ग से संबंधित काका कालेलकर आयोग का गठन कब हुआ? 29 जनवरी सन 1953 ईस्वी को काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ था। ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर, इसीलिए इसको काका कालेलकर आयोग भी कहते हैं, इसको प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं, ठीक है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी इसी को कहा जाता है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। अगला है मंडल आयोग। मंडल आयोग की नियुक्ति कब हुई और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग ये है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल, इसी वजह से इसको मंडल आयोग कहते हैं। ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है। सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है वो कब आया? 1 जनवरी 1979 को, नोट डाउन कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 29 जनवरी 1953 को, ठीक है। ये 2 आयोग एक प्रकार से जो है पिछड़ा वर्ग को बढ़ाने के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग के 4 सुझाव दीजिए। पहला सुझाव मंडल आयोग का था कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों में पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए या स्थान सुरक्षित किए जाए। और दूसरी बात, पदोन्नति के लिए यानी जो है प्रमोशन के लिए 27% के सिद्धांत को लागू किया जाए। तीसरी बात पिछड़े वर्ग में बताई गई, इस साक्षरता बढ़ाने के लिए एक समयबद्ध योजना लागू की जाए। चौथी बात बताई पिछड़ा वर्ग आयोग ने, मंडल आयोग ने, कि पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वैज्ञानिक, प्राविधिक और व्यावसायिक श्रेणी के सभी संस्थाओं में 27% आरक्षण दिया जाए। यानी कि 27% आरक्षण की बात कौन करता है? तो ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि मंडल आयोग करता है, जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, स्त्रियों की दशा सुधारने में स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या प्रयास किया? देखिए, स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया, बाल विवाह समाप्त करने के लिए प्रयास किया, उन्होंने अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया, विधवा तथा अनाथ स्त्रियों के लिए अनेक आश्रम स्थापित किए दयानंद सरस्वती जी ने। तो दयानंद सरस्वती जी ने बड़ा काम किया है स्त्री शिक्षा को लेकर के, ये बात ध्यान रखेंगे। सरकार के द्वारा किए गए 2 महिला कल्याण कार्य बताएं, यानी 2 महिलाओं के उत्थान के लिए 2 काम सरकार ने क्या किए? पहला काम तो निर्धन और अभावग्रस्त महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो गरीब हैं, जिनको बहुत सारी कमियां हैं, मतलब जिनके पास जो उपकरण है, साधन नहीं है, हर चीज़ में उनके पास कमी है, महिलाओं तक ऋण की सुविधा पहुंचाने हेतु महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण कोष की स्थापना की गई ताकि महिलाएं कर्जा ले सकें इससे। इसके अलावा सन 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग गठित किया गया,
ताकि महिलाओं पर हो रहे अन्याय और अत्याचार से लड़ा जा सके। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1992 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना, अगर यहीं पर आपसे पूछता कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ। ये सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदू महिलाओं की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो हिंदू महिलाओं की 4 समस्याएं, वैसे बहुत सारी समस्याएं, लेकिन मुख्य 4 समस्याएं ये हैं। पहली वैवाहिक समस्या, विवाह को लेकर के समस्या है। दूसरी पारिवारिक समस्या है। तीसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्या और चौथी सामाजिक समस्या। ये तमाम प्रकार की समस्याएं हिंदू महिलाओं को देखने को मिलती हैं। हिंदू महिलाओं की कोई 4 वैवाहिक समस्याएं बताएं। विवाह को लेकर के समस्याएं होती हैं। पहली वैवाहिक समस्या होती है हिंदू महिलाओं में, वो है बाल विवाह, यानी कि जब बाल विवाह हो जाता है तो उससे दिक्कत होती है, बाल विवाह, ये एक समस्या। दूसरी समस्या दहेज प्रथा की समस्या, ठीक है, कि बालिका होती है, लड़की होती है, तुरंत आदमी को कम से कम 10-12 लाख रुपए इकट्ठा करना होता है कि भाई शादी करनी है बच्ची की। इसके अलावा विवाह विच्छेद की समस्या है, क्योंकि हिंदुओं में तलाक जो है बहुत जटिल काम होता है। तलाक देना कोई आम बात नहीं होता है। या आजकल के क्रिकेटर्स जैसे तलाक नहीं होते हैं हिंदुओं में, ठीक है, ये तो अपने हिसाब से तुरंत कर लेते हैं जाकर के, ये बड़े लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन छोटे लोग तलाक देने के लिए सोचते हैं, चूंकि विवाह ही इतना मेहनत से कर पाते हैं, पूरा जीवन की जो खेत ओत 1 आध बीघा बेच करके तब शादी करते हैं लड़की के पप्पा, और फिर ऐसे में चले वो विवाह विच्छेद कर लें, तलाक दे दे तो फिर दिक्कत होगी, फिर दोबारा विवाह करना पड़ेगा। तो विवाह विच्छेद जो है बहुत कम होता है। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह निषेध, यानी विधवा का एक प्रकार से दोबारा से विवाह भी आप देखते बहुत कम ही मात्रा में हो पाता है। तो ये तमाम प्रकार की समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हिंदू विवाह मतलब कि हिंदू की महिलाओं की हैं। अगला प्रश्न, कमजोर वर्ग की 2 विशेषताएं बताएं। देखिए, वे व्यक्ति जो पूर्णतः दैनिक मजदूरी पर आश्रित हों और यह भी अनियमित और ऋतुओं के परिवर्तन पर आश्रित हो, कि जब भाई गन्ना का सीजन आएगा तभी उनको नौकरी मिलेगी, ये मतलब ऋतु पर आधारित हो, तो ऐसे व्यक्ति कमजोर कहे जाते हैं। दूसरी बात, वे व्यक्ति जो निरंतर कार्य करते रहने के उपरांत भी ऋणग्रस्त हों, लगातार काम भी करें लेकिन वो कर्जा उनका चुक नहीं रहा, कर्जा उनका खत्म नहीं हो रहा, जिनका शोषण भी किया जाता हो, तो ऐसे व्यक्ति कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, कमजोर कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, अनुसूचित जातियों की अस्पृश्यता संबंधी 4 समस्याएं बताएं। अनुसूचित जातियों की अस्पृश्यता को लेकर, चूंकि अनुसूचित जातियों को छूने को लेकर के तमाम प्रकार की बातें हो रही थी, मतलब की होती हैं। अस्पृश्यता या अस्पृश्य माने होता है छुआछूत वाला सिस्टम जो है, ठीक है। पहली बात, सार्वजनिक पूजा के स्थानों में प्रवेश नहीं कर सकते अनुसूचित जाति के लोग, ठीक है, लेकिन अब हो रहा है, अब सभी लोग जा सकते हैं। दूसरी बात, धार्मिक क्रियाओं का संपादन पहले नहीं कर पाते थे, अब कर पाते हैं। सार्वजनिक कुओं और तालाबों का प्रयोग नहीं कर पाते थे, अब कर सकते हैं। चौथी बात, होटल और जलपान गृहों, मनोरंजन के स्थलों पर प्रवेश नहीं पाते थे पहले, अब ये सारी चीज़ें एकदम से खोल दी गई, छुआछूत खत्म हो गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है इस बात की पूरा एक प्रकार से गारंटी लेता है कि छुआछूत अब खत्म है। और छुआछूत बेसिकली अब खत्म ही है। कोई व्यक्ति अब आजकल ये नहीं कहता कि सार्वजनिक चीज़ों पर पानी नहीं पी सकते, सारी चीज़ सार्वजनिक जो है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति पानी पी सकता है, जा आ सकता है, उसमें कोई रोक टोक अब नहीं होती है। पहले के ज़माने में होती थी, अब ये सारी चीज़ सिस्टम खत्म हो चुका, कोई छुआछूत अब बचा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के हल हेतु 4 प्रयास लिखिए। देखिए, पहली बात तो लोकसभा तथा राज्यसभा विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित स्थान की व्यवस्था कर दी गई है। उनके लिए सीट लोकसभा में भी, यानी सांसद की सीटें, विधायक की सीटें सब सेट कर दी गई कि भाई उनके इतने मतलब जो जनजाति लोग हैं उनके लिए सांसद, और जनजातियों से भी सांसद और जो है विधायक बनेंगे, अब उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी। दूसरी बात, सेवाओं में आरक्षण की सुविधा है। संवैधानिक संरक्षणों में क्रियान्वयन की जाँच हेतु संसदीय समिति का गठन किया गया है। राज्यों में कल्याण विभागों की स्थापना, जो कि जातीय कल्याण कार्यों की देखरेख करते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो जनजातियों की समस्या के लिए ये तमाम प्रकार के व्यवस्थाएं भारत सरकार ने की है, जिससे जनजातीय वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है शासन में हो, प्रशासन में हो, राजनीति में हो, सामाजिकता में हो, सब में हो। अगला प्रश्न, निर्बल वर्ग से आप क्या समझते हैं? निर्बल या कमजोर वर्ग का तात्पर्य उस वर्ग से है जो सामाजिक संरचना में सामाजिक आर्थिक सुविधाओं से वंचित या पिछड़ा हुआ है, जो एक प्रकार से अपना जीवन निर्वाह सही तरीके से नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न है, अनुसूचित जाति से क्या तात्पर्य है? अनुसूचित जाति, जिसको आप शेड्यूल जो है शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल
अनुसूचित जाति बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स माने क्या होता है, ट्राइब्स माने जनजाति होता है, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, ठीक है, एससी शेड्यूल कास्ट होता है अनुसूचित जाति। सामान्य रूप से अनुसूचित जाति का अर्थ उन अस्पृश्य जातियों से लगाया जाता है जो घृणित पेशों या व्यवसायों के माध्यम से अपनी जीविका चलाती हैं। जैसे जो चमड़ों का काम करते हैं, बेसिकली उनको एक प्रकार से अस्पृश्यता की पराकाष्ठा पर देखा जाता है, जिसको आप गांव देहात की भाषा में चमार कहते हैं। तो चमार को पहले लोग उनके हाथों का पानी नहीं पीते थे, या जिसको कोरी कहते हैं गांव में, तो कोरी के या हरिजन जिनको कहते हैं, उनके हाथों का पानी भी नहीं पीते थे लोग, ठीक है। ये चीज़ एक प्रकार से गांधी जी ने हरिजनों को या इन लोगों को हरिजन इसलिए कहा चूंकि हरि माने होता है भगवान, जन माने आदमी, भगवान के आदमी, भाई पानी क्यों नहीं पियोगे आप। हालांकि क्यों, क्योंकि वो चमड़े का काम करते हैं, इस वजह से नहीं पानी पियोगे, ये बात चलो ठीक बात है। तो मानते हैं उनके पिताजी चमड़े काम करते तो उनके हाथ का पानी आप ना पिए, चलो स्वाभाविक सी बात है कि आपको बदबू आती रही होगी, या फिर वो उनको नहीं लगता कि भाई हम नहीं पियेंगे आपके हाथ का पानी, ठीक है, कोई बात नहीं। आज भी अगर कोई व्यक्ति आप जो है ऐसा काम करेगा तो लोग उसके हाथ का पानी नहीं पियेंगे। लेकिन अब उसी के आधार पर उसके बच्चों को खटिया पे ना बैठने देना, उसको सार्वजनिक स्थानों पर ना जाने देना, पूजा घर में ना जाने देना, वो गलत बात है। भाई वो हमेशा चमड़ा लगा के थोड़ी ना घूमेगा, वो नहा धो के जाएगा मंदिर में, वो नहा धो के पूजा की पुस्तक पढ़ेगा। तो ऐसे में एक प्रकार से काम अगर करता है तो वो भी पूजा से बहुत बढ़ करके काम होता है। ऐसा नहीं कि भगवान उसको माफ़ नहीं करेगा, भगवान उसको माफ़ करेगा, चूंकि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए चमड़े का काम करता है, जो कि भगवान ये नहीं कहता कि तुम चमड़े का काम ना करो। भगवान तो कहते हैं सिर्फ कर्म करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तू कर्म कर। अब कर्म वो आपका जैसा भी कर्म होगा, आप कर्म करें, 100% अपना कर्म में लगाएंगे तो भगवान उसको देख रहा है, भगवान आपको फल देगा। उसमें कहीं मंदिर या पुजारी या एक प्रकार से किसी से पूछने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वो एक प्रकार से भगवान आपके साथ है, ठीक है। बशर्ते आपके अंदर छल कपट ईर्ष्या दंभ द्वेष ना हो, बस आपका मन निर्मल हो, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर ऐसे होते तो भगवान, अगर अस्पृश्यता देखते, छुआछूत होता भगवान में, तो सबरी के यहाँ पर जूठा बैर उनका नहीं खाते जा करके। वो केवट से एक प्रकार से जो है ऐसी बातें नहीं करते, केवट को राजा नहीं बनाते, केवट को मित्र नहीं बनाते। विभीषण जो कि एक प्रकार से सबका गुजरा हुआ, उसको बुला करके उसको रखते दुश्मन के भाई को, तो वो प्रभु हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि तमाम सारी चीज़ें हैं। तो अस्पृश्यता वही चीज़, मतलब अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जाति कहा गया। अनुसूचित जाति को परिभाषित कीजिए। डॉक्टर मजूमदार कहते हैं, मजूमदार ने बड़ा काम किया है। अस्पृश्य जातियां वे जातियां हैं जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं, जिनमें बहुत सी निर्योग्यताएं उच्च जातियों के द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू कर दी गई हैं। ये मजूमदार ने कहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अनुसूचित जातियों की 2 सामाजिक समस्याएं लिखिए। या अनुसूचित जातियों की समस्याएं। पहली समस्या, निम्न स्थिति प्राप्त है इनको समाज में। दूसरी बात, सामाजिक संपर्क पर रोक लगा दी गई है। देखिए, परंपरागत रूप से चली आ रही है अस्पृश्यता की विचारधारा के कारण से अनुसूचित जाति को समाज में निम्न माना जाता रहा है, और उच्च जातियों के सदस्यों द्वारा उन्हें घृणा से देखा जाता है, ठीक है। आज भी कहीं ना कहीं मन में थोड़ा बहुत रहता भी है कि भाई अगर कोई हरिजन व्यक्ति है और कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, तो वो उसको एक प्रकार से जो है जैसे बड़े पद पर, मान लेते कोई हरिजन बड़े पद पर आ गया और ब्राह्मण उससे नीचे पद पर है, या कोई जो है क्षत्रिय उससे नीचे पद पर है, तो वो सलाम ठोकने में थोड़ा सा लगता है, उसको पैर छूने में लगता है। लेकिन अगर वही ब्राह्मण जो है वो उच्च पद पर या छोटे पद पर ही है, और कोई दूसरा जो है उसी के बराबर पद पर है, तो जो बराबर पद पर होते हुए भी वह एक प्रकार से ब्राह्मण को बोलेगा भैया पंडित जी पाए लगी, ठीक है, ठाकुर साहब को बोलेगा जयराम भैया। इस तरीके से चीज़ें होती आज भी चलती हैं। दूसरी बात, सामाजिक संपर्क पर रोक। अनुसूचित जाति अर्थात अस्पृश्य जातियों के द्वारा संपर्क पर रोक भी एक सामाजिक समस्या है। इन्हें उच्च जातियों से सामाजिक संपर्क रखने, उत्सवों और कार्यक्रमों में सहभागी बनने तथा खान पान का संबंध भी रखने से वंचित रखा गया था। अब जाकर के सारी चीज़ें सेट होने लगी हैं, अब कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। हर जाति दूसरे जाति के यहाँ पर खाने पानी जाने लगे हैं। पहले क्या होता था, लोग अपने हाथों से बना करके खिलाते थे तो लोग नहीं जाते थे। आजकल सब हलवाई बना रहे हैं। अब हलवाई में कोई हरिजन है, कोई चमार है, कोई बढ़ई है, कोई जो भी है, सब जाति के लोग बनाते हैं। अब ब्राह्मण ठाकुर हों, चाहे क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों, सब जाकर के झमाझम बफर में खाते हैं। किसी प्रकार का, यहाँ तक कि कोई जो है किसी अदर धर्म का लोग भी खाता है, वो जो मांस मछली खाता है, जो मांस मछली नहीं खाता है, एक ही जो है कलछुल से वो भी दाल निकाल रहा है, उसी कलछुल को पकड़ के वो भी दाल निकाल रहा है। उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें छू रहा है, उसका उसके में छू रहा है, थरिया लड़ गई कहीं एक दूसरे में, पत्तल चल गया कहीं, तो वो चीज़ें एक प्रकार से अब आम सी बात हो गई। कोई छू तो दुनिया भर का नहीं रहेगा, बस खाना मिल जाए किसी तरीके से बफर में, यही सिस्टम बढ़िया है। पहले होता था कि इसके घर में बैठा के बढ़िया बिछा के बैठाओ, खिलाओ, एक पूरी ना मिले तो दुनिया भर का ज्ञान गाते रहते थे पूरा,
कि भाई कम पड़ेगा उनके यहाँ, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें। अब वो सब सिस्टम पूरा सब खत्म हो रहा है, पूरा सिस्टम आधुनिक हो गया है, कोई मतलब नहीं किसी से, कोई छुआछूत नहीं, कुछ भी नहीं बचा है, सब खत्म। और ठीक बात भी है, कुछ चीज़ें तो अच्छी हुई, कुछ चीज़ें बहुत बुरी हो गई हैं आज की कंडीशन में। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि के दो कारण बताएं। पहली बात तो गर्म जलवायु, भारत की जलवायु गर्म है, इस वजह से यहाँ पर बच्चे ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात अशिक्षा है, तो अशिक्षा में लोग जान नहीं पाते कि बच्चे जो है बच्चे कैसे होते हैं, फिर बच्चे एक प्रकार से ना हो इसके उपाय नहीं जानते हैं, इस वजह से। गर्म जलवायु, कुछ लोगों ने गर्म जलवायु को भी जनसंख्या वृद्धि का कारण बताया है। गर्म जलवायु के कारण से छोटी उम्र में परिपक्वता आ जाती है, प्रजनन अवधि लंबी हो जाती है, छोटे से ही बच्चों को एक प्रकार से प्रजनन की इच्छा उत्पन्न होने लगती है, इससे जनसंख्या वृद्धि में सहायता मिलती है, जल्दी शादी हो जाती है, ठीक है, बाल विवाह वगैरह हो जाती है, इससे भी जो है जनसंख्या बढ़ती है। इसके अलावा अशिक्षा, अशिक्षा भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है, क्योंकि इससे लोग परिवार नियोजन के साधन नहीं अपनाते हैं। परिवार नियोजन के साधन के बारे में जानते ही नहीं कि भाई कुछ दवा चलती है जिसको अगर हम तो ये चीज़ें हैं। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों में अगर बात की जाए तो गर्म जलवायु और अशिक्षा, ये दोनों एक प्रकार से व्याप्त है। अशिक्षित लोग अंधविश्वासों में अधिक विश्वास करते हैं, जिसके कारण से जनसंख्या वृद्धि होती है, ठीक है। अंधविश्वास जो होता है कहीं ना कहीं पे जनसंख्या वृद्धि का भी एक कारण है। और अंधविश्वास कैसे उत्पन्न होता है, जब आप अशिक्षित होते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जब आप पढ़ते हैं, परिवार नियोजन के बारे में जानते हैं, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो ये चीज़ें कम आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि को के दो परिणाम बताएं। जनसंख्या जो बढ़ रही है इसके दो परिणाम क्या रहे हैं। पहला परिणाम रहेगा रहन सहन का स्तर जो होगा निम्न हो जाएगा, घट जाएगा। अधिक जनसंख्या का प्रभाव रहन सहन के स्तर तथा मानसिकता पर पड़ता है। अधिक जनसंख्या वाले देश व्यक्ति के अच्छे रहन सहन के स्तर को नहीं बनाए रख पाते हैं, यानी कि व्यक्ति का जो रहन सहन का स्तर है वो घट जाता है। दूसरी समस्या ये होती है, मतलब कि दूसरी बात ये है, इसका परिणाम ये निकलता है कि समस्याओं में वृद्धि होती है। अधिक जनसंख्या का अर्थ है अधिक समस्याएं। किसी भी देश में अधिक जनसंख्या के कारण वहाँ प्रत्येक क्षेत्र में समस्याएं भी अधिक हो जाती हैं, जैसे बेकारी की समस्या, निर्धनता की समस्या, अल्पसंख्यकों की मांगें तमाम बढ़ जाती हैं, अलग प्रदेश और अलग प्रांतों की मांग बढ़ जाती है, भाषा को लेकर के तमाम प्रकार के विवाद शुरू हो जाते हैं। ऐसे तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जनसंख्या की वजह से, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ने के एक प्रकार से बहुत घाटे होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के दो उपाय बताएं। पहला तो परिवार नियोजन के बारे में बताना होगा सभी को, और दूसरा सभी को शिक्षित करना होगा। शिक्षित व्यक्ति सब कुछ कर पाएगा और परिवार में कंट्रोल करेगा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे हैं, अतः इसके प्रति जनता में जागरूकता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक हो सकती है। और दूसरा, शिक्षा का प्रसार प्रचार करें। परिवार नियोजन व परिवार कल्याण को शिक्षा के प्रसार के द्वारा ही अधिक सफल बनाया जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित होंगे तभी परिवार नियोजन के उपकरणों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवारों के महत्व को सरलता से समझ जाते हैं, जबकि अशिक्षित परिवार जो है वो नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि भगवान की देन है, जो लड़का बिटिया होते हैं भगवान की देन है, ठीक है। तो ऐसे में वो इसी आश्रय में बैठे रहते हैं और लड़के बढ़ते चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, परिवार नियोजन क्या है। देखिए, परिवार नियोजन जनसंख्या के नियंत्रित और नियमित करने की एक प्रभावशाली विधि है। परिवार नियोजन का अर्थ होता है बच्चों की उत्पत्ति पर रोक नहीं, बल्कि उनकी उत्पत्ति को व्यवस्थित करना, ताकि एक व्यक्ति के मुश्किल से 2 संतानें हों, उससे ज़्यादा ना हो। इसलिए इसे आजकल परिवार कल्याण भी कहा जाता है। परिवार नियोजन को परिवार कल्याण कहा जाता है, ताकि परिवार व्यवस्थित हो, परिवार ज़्यादा ना हो, ठीक है। परिवार ज़्यादा होगा तो फिर जैसे आप 2 बच्चे आपके पास हैं तो आपको 2 शर्ट खरीदनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास 4 बच्चे हैं तो आपको 4 शर्ट खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। प्रश्न अगला है, परिवार नियोजन को परिभाषित कीजिए। परिवार नियोजन एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य व्यक्ति की उन्नति, परिवार की भलाई, समाज का सुधार और देश की उन्नति करना होता है। इस परिभाषा को एच.एन. कौल ने दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में परिवार नियोजन की 4 आवश्यकता या 4 महत्व बताएं, क्यों जरूरी है परिवार नियोजन भारत में। भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता और महत्व लिखेंगे। पहला, स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए अनिवार्य है परिवार नियोजन, ताकि स्त्रियों की स्थिति में सुधार आएगा इससे परिवार नियोजन से।
दूसरी बात सामाजिक प्रगति के लिए अनिवार्य है ताकि सब सोशल प्रोग्रेस हो। तीसरी बात आर्थिक समृद्धि के लिए अनिवार्य है। और चौथी बात शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है। ज़्यादा बच्चे होंगे तो महिला का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। छोटा परिवार, सुखी परिवार, समृद्ध परिवार। अगला प्रश्न, भारत में परिवार नियोजन के मार्ग में 2 बाधाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, भारत में परिवार नियोजन के मार्ग में पहली बाधा है बाल विवाह और दूसरी बाधा अशिक्षा और अंधविश्वास। बाल विवाह अप्रत्यक्ष रूप से परिवार नियोजन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरी बात अशिक्षा और अंधविश्वास। अशिक्षा और अंधविश्वास परिवार नियोजन में एक प्रमुख बाधा है। हमारा समाज धर्म प्रधान समाज है एवं लोग संतान को ईश्वरीय देन मानते हैं। भाग्यवादिता परिवार नियोजन की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं कि हमारे भाग्य में जितना होगा उतना मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, इस वजह से परिवार नियोजन सफल उतना नहीं हो पाता। अगला प्रश्न, सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। सांप्रदायिकता क्या है? तो जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दंगे होते हैं, जो वैमनस्यता है एक दूसरे धर्म के प्रति, वही सांप्रदायिकता को जन्म देती है। संप्रदायवाद में व्यक्ति अपने ही धर्म को ऊंचा बढ़ाने के लिए प्रयास करता है और दूसरे धर्म को दबाने का प्रयास करता है। ठीक है, एक सांप्रदायिक व्यक्ति या व्यक्ति समूह हुआ है जो प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूहों से अलग होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह की विचारधारा को संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कहा जाता है। इसको विंसेंट स्मिथ ने दिया था परिभाषा। अगला प्रश्न, सांप्रदायिकता के 4 कारण बताएं। सांप्रदायिकता के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन 4 प्रमुख कारणों में सबसे पहला होता है मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता। मुसलमान अपने धर्म में बताई गई बातों पर एकदम से आंख बंद करके विश्वास करते हैं। जो बातें उनके कुरान में लिखी हैं उसको बिना रोक टोक के वो मानते हैं, बिना किसी तर्क के मानते हैं। जो बातें उसमें लिखी हैं, अब यहाँ तक कि मोहम्मद शमी ने पानी पी लिया तो उसको लेकर के कुछ मौलवियों ने उसके खिलाफ टिप्पणी कर दी कि भाई वो पानी कैसे पी लिया। अगर वो 150, 140 और 145 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, 2 बॉल फेंकोगे तुम्हारा जो है पूरा आंती बाहर निकल आएगी, 2 मिनट लगेगा। और वो अपना जो है बॉल फेंक रहा है, दौड़ के आ रहा है, इतनी दूर से फील्डिंग कर रहा है, तो वो एनर्जी ड्रिंक नहीं पिएगा क्या? वो दिन भर रोजे रहेगा क्या? उसका काम अलग है, वो धार्मिक काम नहीं, वो क्रिकेट का काम कर रहा है। तो उसके लिए चाहे अल्लाह हो चाहे भगवान हो, उसके लिए कोई नहीं रोकेगा। अब मंगर दिन हो तो पता चले कि रोहित शर्मा भूखा रहे, व्रत रहे, तब छक्का मार पाएंगे? कैच आउट हो जाएंगे तुरंत। तो ये सब चीज़ें मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये जो ऐसे लोग बोलते हैं वो बस केवल अपना जो है वो इसलिए बोलते थे कि उनका भी नाम आ जाए, वो भी बढ़ चढ़ जाएं, उनके बारे में लोग जान जाएं। और जब लोग जान जाएंगे तो जो मीडिया वाले होते हैं एंकर, वो उनके घर पैसा भिजवा देंगे, कुछ कहेंगे आ जाओ हमारे स्टूडियो में, बोलोगे, उनको 4 लोग लथाड़ेंगे और यही पूरा जनता देखेगी, मौज करेगी, टीआरपी बढ़ेगी। यही सिस्टम चलता है पूरा, बाकी कुछ है वह नहीं। ठीक है, तो मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता, धर्म के बारे में इतना कट्टर मुसलमानों को बना दिया जाता है कि वो उनको लगता है कि बस धर्म ही सब कुछ है, बाकी कुछ है वह नहीं। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। धर्म में अगर कोई बात, कोई संशोधन हो रहा है उनके, तो उसके खिलाफ एकदम से खड़े हो जाते हैं क्या करके कि भाई पूरा बर्बाद, मतलब बर्बाद हो रहा है, पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा एक ही दिन में। ऐसा कौन कर पाएगा भाई? कोई सरकार किसी धर्म को हस्तक्षेप कर पाएगी? उसमें कुछ जो संशोधन होता है उसकी सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता, जो वहाँ पर मौलवी हैं वो लगातार यही सिखाते रहते हैं कि ये चीज़ें यही होनी चाहिए, इसके खिलाफ कुछ नहीं है और इसके सिवा कुछ नहीं है, सब वही है जो यही है। ऐसे में दिक्कत होती है। ठीक है, आप भी हो, दूसरे भी हैं और तीसरे भी हैं, सब रहेंगे। तो उसके लिए धार्मिक कट्टरता नहीं जरूरी है। दूसरी बात है आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है। यानी कि जो व्यक्ति एक प्रकार से भारत सांप्रदायिकता का कारण है कि आर्थिक तरीके से पिछड़े हुए होते हैं, जिनके पास पैसा रुपया कम होता है, उनको भी 400 रुपये दो, धरने पे बैठा दो, तुरंत बैठेंगे, जय माता दी बोलेंगे। मतलब कि जो भी होगा, जैसे कहीं पर थोड़ी गलत, जैसे कहीं पर बैठ गए कि भाई इनका नाम लेना है, उनका नारा बोलना, तो नारा बोलते रहेंगे बैठ करके। 400 रुपये दो तो बोलो कि जय समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी, जय भाजपा जय भाजपा, जय कांग्रेस बोले लगेंगे। 200 रुपये चाहिए उनके, गाड़ी में पेट्रोल डला दो, काम खत्म, बस। ठीक है, तीसरी बात, हिंदुओं में प्रबल हिंदू राष्ट्र की भावना इस समय पनप रही है। हिंदू लोग एकदम से फनफनाए हुए रहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र की जय हो, ये है, दुनिया भर का तमाम नारा चलता है। तो ये अपने आप में एक प्रकार से ये हिंदू लोग अपने में इकट्ठा होते हैं, मुसलमानों से चिढ़ते हैं, कट्टर होते हैं, वो अपने हिसाब से वो इसको मारने का प्रयास करते हैं, वो उसको मारने का प्रयास करते हैं। और जो सबसे बड़ा कारण आजकल के युग में है वो है कि टीवी पर बैठ करके जो एंकर्स लोग हैं वो 4 ठू हिंदू वाले को बैठा लेते हैं, 4 ठू मुसलमान वाले को बैठा लेते हैं, 2 ठू सपा वाले, 2 ठू भाजपा वाले, 2 ठू कांग्रेस, 1 ठू ऐसे बैठा करके और लड़वाते हैं खूब उसी पर। अब लोग लड़ते हैं उसमें झों 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 लड़ते हैं, 1 आध 2 तो ठीक ठाक बोलते हैं, बाकी तो सब ऐसे बेमतलब की बात करते हैं।
और उसी बीच में वही सब चीज़ें जनता सुनती है और सुन करके उन्हीं की बातों पर, या जो बड़े बड़े जो नेता होते हैं एक एक, जैसे मुसलमान के नेता, हिंदू के नेता, वो ऐसे भाषण देंगे कि जनता जो होगी वो गुर हो जाएगी। और ऐसे में एक प्रकार से जो कट्टरता होती है ये कहीं ना कहीं पे संप्रदायवाद को बहुत बढ़ावा देती है। और इसमें क्या होता है, शासन एकदम से उदासीन होता है। शासन चाहता है कि कहीं ना कहीं पे ये सब चीज़ें होती रहें, ये सब चीज़ें अगर होंगी तभी तो शासन अपने प्रभाव में आएगा। तो शासन अगर इन सांप्रदायिकता को लेकर के उदासीन हो जाता है, हिंदू मुस्लिम की बात जहाँ थी वहाँ पर शासन ही पीछे अपने आप का पैर हटा लेता है। तो सांप्रदायिकता को कम करने के लिए सबसे पहली बात ये तुच्ची राजनीति है, इसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रशासन को एकदम से फुलफार्म में सामने आने पड़ेगा। प्रशासन को ये नहीं देखना चाहिए कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। निष्पक्षता के साथ जांच हो, हर व्यक्ति भारत का नागरिक है यह मान करके एक प्रकार से निर्णय लिया जाए, तब आगे चल कर चीज़ें होंगी। और हाँ, जो विदेशी लोगों से जिनको एक प्रकार से लगता है कि भाई जो है ये अलग चीज़ें हो रही हैं, सरकार गलत कर रही, तो वो चीज़ें गलत नहीं है। उसके खिलाफ आप जो है सुप्रीम कोर्ट जाएं, सीधा उसके खिलाफ केस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय देगा किसी भी चीज़ को लेकर। तो इसको लेकर के सड़कों पर बैठ करके धरना देने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको लेकर के आपको क्या जाना, बस सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील हैं, आप उनसे बातचीत करें, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पिटीशन दें और इससे चीज़ें जो है होंगी। हालांकि ये चीज़ें एक प्रकार से जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ कुछ, ये सारी बातें ये संप्रदायवाद के कारणों में है, इस वजह से मुझे बतानी पड़ी। ना तो मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, ना किसी का समर्थन कर रहा हूँ, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, ज़रूरी ये होता है कि कहीं कहीं पर जो चीज़ें होती हैं, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती, बेमतलब की चीज़ें होने लगती, तो उस पर बोलना पड़ जाता है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन वो चीज़ एक प्रकार से मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई कि मुसलमान का ही सारी गलती है, कि हिंदू की ही सारी गलती है। दोनों की कहीं ना कहीं पे गलतियां हैं और ये गलतियां सुधारनी पड़ेगी। इसका काम सरकार का है, शासन प्रशासन का है। अगला प्रश्न, नगर को परिभाषित कीजिए। पहली परिभाषा दी है बिल कॉप्स ने, कहा कि जहां मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव, जहां कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित है उसे शहर कहेंगे। यानी जहां पर मुख्य व्यवसाय कृषि है उसको गांव कहा जाता है, और जहां पर कृषि के अलावा और कोई दूसरा व्यवसाय होता है उसको हम नगर कहते हैं, ठीक है। नगर की परिभाषा को देते हुए बर्गल कहते हैं, प्रोफेसर बर्गल, की नगर ऐसी संस्था है जहां के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हैं, वही नगर होता है। और जहां पर कृषि होती है वो गांव होता है। अगला प्रश्न, नगर की कोई 4 विशेषता बताएं। देखिए, नगर की कई विशेषताएं, वैसे तो 4 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, लिखेंगे। समूहों और व्यक्तियों के बीच कार्यात्मक अन्योन्याश्रिता का संबंध होता है। कोई भी समूह या व्यक्ति के बीच जो होता है वो कैसा काम होता है, कोई व्यक्ति समूह में काम कर रहा है तो अपना कार्य के लिए बस समूह में शामिल है, अपने कार्य को करने के लिए, बाकी कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, अधिक जनसंख्या और अधिक जनघनत्व होता है, जनता खूब घनी आबादी रहती है, 3-3 मंजिले का घर होता है, फर्स्ट फ्लोर पर कोई दूसरा रह रहा है, सेकंड पर कोई दूसरा, फर्स्ट पर कोई दूसरा, एक व्यक्ति का घर नहीं होता। तीसरी बात, संदेश वाहन के साधनों की बहुलता होती है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं। प्राथमिक संबंधों का अभाव होता है। प्राथमिक संबंध क्या होते हैं, ऐसे कि यहाँ पर घरेलू संबंध नहीं होता, प्राथमिक नहीं होता, द्वितीयक संबंध होता है। एक दूसरे से केवल एक दूसरे, कोई बॉस है, कोई किसी का अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई नौकर है, इस तरीके के संबंध होते हैं। बाकी कोई रिलेशनशिप ब्लड वाला नहीं होता। जैसे गांव वगैरह में क्या होता है, प्राथमिक संबंध पाए थे, कोई किसी की चाचा है, कोई मामा है, कोई ताई है, कोई फूफा है, इस तरीके से। वैसा शहरों में कम देखने को मिलता है। अगला, नगरीय समाज की 4 विशेषताएं लिखें। देखिए, नगरीय समाज की पहली विशेषता, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, आर्थिक क्रियाओं का केंद्र है, तमाम प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, तमाम व्यवसाय होते हैं, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता है, सामाजिक समस्याओं का केंद्र, सामाजिक समस्याएं भी नगरों में खूब देखने को मिलती हैं। और नगरों में ही आप देखते हैं जो दंगे फसाद होते हैं सांप्रदायिकता के, वो नगरों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, शहरों में ज़्यादा होते हैं, गाँव में कम होते हैं। गाँव में तो सब शांति से रहते हैं। तीसरी बात, सोशल मीडिया के आ जाने से दंगों की प्रवृत्ति और बढ़ी है। ग्रामीण और नगरीय समाज में 4 अंतर बताएं। देखिए, पहला अंतर, गांव की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, यानी गांव में अधिकतर लोग कृषि करते हैं, जबकि नगर की अर्थव्यवस्था का आधार उद्योग और कारखाने हैं, ठीक है। नगरों में उद्योग है, कारखाने, उसमें लोग काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, जबकि गांव में खेती करके। दूसरा अंतर, गांव में जनसंख्या विरल होती, जनसंख्या दूर दूर बसी होती है, ठीक है, द्वारा मुहारा बड़ा बड़ा होता है लोगों का, जबकि नगरों में जनसंख्या सघन होती, बहुत गठिन जनसंख्या बसी होती है, ठीक है। तीसरा अंतर, गाँव में पास पड़ोस का विशेष महत्व होता है। कुछ जैसे मुड़न हो गया, शादी ब्याह हो गया, तो उसमें गांव पास पड़ोस का जो है निमंत्रण दिया जाता है, वो खाने पीने आते हैं। शहरों में ऐसा ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती, जबकि नगरों में पास पड़ोस का विशेष महत्व नहीं होता। चौथी बात, ग्रामों में अधिकांश संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। गांव में क्या होता है, संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, जबकि नगरों में एकाकी परिवार की प्रधानता होती है। गांव में मतलब कि शहरों में न्यूक्लियर फैमिली, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे शहरों में होते हैं। गांव वगैरह में चाचा चाची, ताऊ ताई, ठीक है, पापा मम्मी और हमारे हमारे बच्चे, नाती नातिन, सब कुछ होते हैं, दादा परदादा सब होते हैं उसमें, ठीक है। तो गांव में परिवार बड़े होते हैं, शहरों में परिवार छोटे होते हैं।
अगला क्वेश्चन आप देखें। प्रश्न, ग्रामीण नगरीय अनुबंध की व्याख्या कीजिए। देखिए, ग्रामीण नगरीय सातत्य एक आधुनिक प्रक्रिया है जो किसी भी ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र में देखी जा सकती है। यह एक ऐसी घटना है, ग्रामीण नगरीय सातत्य मतलब अनुबंध, ठीक है, जो अंशों में परिलक्षित होती है। वर्तमान समय में किसी भी घटना को ना तो पूर्ण रूप से ग्रामीण कह सकते हैं और ना ही पूर्ण रूप से नगरीय कह सकते हैं। समस्त ग्रामीण घटनाएं एक प्रक्रिया के रूप में कालांतर में नगरीय रूप धारण कर लेती। जो आज गांव की क्रिया है वो हो सकता है कल नगरों की क्रिया हो जाए, जो नगरों की आज है वो हो सकता है कल गांव की क्रिया हो जाए। तो यही ग्रामीण नगरीय अनुबंध होता है कि कब क्या पता, कुछ क्या हो जाए, कुछ पता नहीं होता। पहले लोग गांव से नगरों की ओर जाते थे, अब नगरों से लोग गांव की ओर भी आ रहे हैं। अगला प्रश्न, ग्रामीण समुदाय से आप क्या समझते हैं? देखिए, ग्राम या ग्रामीण समुदाय का तात्पर्य उस समुदाय से है जिसमें कृषि ही मुख्य व्यवसाय है, जनसंख्या का घनत्व कम है, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता है वो गांव होता है, औपचारिक संबंध होते हैं, सॉरी अनौपचारिक संबंध होते हैं गांव में, जबकि शहरों में अनौपचारिक संबंध होते हैं। शहरों में औपचारिक संबंध होते हैं, गांव में अनौपचारिक। औपचारिक माने होता है कोई किसी का बॉस है, कोई नौकर है, इस तरीके से एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत एक दूसरे का संबंध होता है। गांव में क्या है, कोई संबंध होता है अनौपचारिक होता है, दादा फूफा मामा ताता दादी इस तरीके से संबंध होता है, चाचा चाची, ठीक है। सापेक्षिक सांस्कृतिक और सामाजिक समानता होती सभी में। अगला प्रश्न, ग्रामीण समुदाय यानी गांव को परिभाषित कीजिए। गांव की परिभाषा को देते हुए मेरिल और एलरिच कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों तरफ संगठित होते हैं एवं सामान्य प्राथमिक हितों में भाग लेते हैं, गांव वो होता है, ठीक है। तो गांव और नगर ये हो गया। गांव और नगरों के बीच में एक होता है उसको कहते हैं कस्बा, ठीक है, जो 1000 जनसंख्या 10,000 जनसंख्या से ज़्यादा रहता हो। अगला प्रश्न, प्रतिलोम विवाह क्या है? देखिए, एक होता है अनुलोम विवाह, एक होता है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है, अनुलोम विवाह में जब देखें, प्रतिलोम विवाह माने उल्टा विवाह, इसके अंतर्गत नीची जाति के पुरुष और ऊंची जाति की स्त्रियों के बीच में जब विवाह होता है, नहीं जो पुरुष है वो नीच जाति का है यानी कि छोटी जाति का है और जो महिला है वो ऊंची जाति की होती है, तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। समाज इसको मान्य नहीं करता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत यानी अनुलोम विवाह क्या होता है, जब पुरुष जो होता है वो उच्च वर्ग का हो यानी कि उच्च जाति का हो पुरुष, और महिला जो हो वह एक प्रकार से किस जाति की हो, महिला जो होती है महिला वो निम्न जाति की होती है, ठीक है। अब महिला निम्न जाति की है और पुरुष उच्च जाति का है तो शादी हो सकती है। ये एक प्रकार से अनुलोम विवाह है, ये वैध विवाह माना जाता है। लेकिन ये वैध नहीं, चूंकि स्त्रियों की कोई जाति नहीं होती ऐसा बताया गया है। स्त्री का शादी जिससे होती है उसी का टाइटल उसके पीछे लग जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक प्रकार से किसी भी जैसे ब्राह्मण है, अब कोई वाले तिवारी है, अब तिवारी की शादी हो जाए शुक्ला से, तो वो एक प्रकार से शुक्ला अपने नाम के पीछे उसको आधार कार्ड में बदलवाना पड़ता है। ये चीज़ें होती हैं आजकल तो जो है लोग नहीं बदलवा रहे हैं, मतलब कि कुछ लोग नहीं बदलवाते हैं, कुछ बदलवाते हैं, लेकिन एक प्रकार से बहुत सारी बदलवाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें होती। तो पुरुष जो है अगर उच्च वर्ग का है और महिला निम्न वर्ग की है, ठीक है, यानी कि उच्च जाति का पुरुष है और निम्न जाति की लड़की है, तो शादी हो जाएगी, उसी को अनुलोम विवाह कहेंगे। प्रतिलोम कहेंगे जब नीची जाति का पुरुष हो और ऊंची जाति की स्त्री हो, ठीक है। ऐसा विवाह प्रायः नहीं माना जाता समाज की दृष्टि से। अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, धर्म की कोई 4 विशेषताएं बताएं। धर्म, देखिए अलौकिक शक्ति में विश्वास धर्म है, यानी एक ऐसी सत्ता जो कि इस लोक की नहीं है, परलौकिक है, उस सत्ता में विश्वास करते भगवान में। दूसरी बात, आशा और शक्ति का स्रोत है, यानी कि हम भगवान से आशा भी करते हैं और शक्ति भी उसके पास है। पवित्रता से संबंध है, यानी पूजा पाठ किसी भी धर्म में करते हैं, नहा धो करके करते हैं साफ सुथरे तरीके से। विशिष्ट धार्मिक प्रतीक होता है, धर्म का अपना एक प्रतीक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, सामान्य और विशिष्ट धर्म में 2 अंतर बताएं। देखिए, सामान्य धर्म का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जबकि विशिष्ट धर्म का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है या सीमित होता है। सामान्य धर्म संपूर्ण समाज के कल्याण से संबंधित है, जबकि विशिष्ट धर्म जो होते हैं अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में दायित्व निर्वाह से होता है, ठीक है। ये विशिष्ट धर्म जो होता है वो एक प्रकार संपूर्ण समाज के कल्याण से नहीं संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, धर्म के 4 प्रकार या 4 महत्व बताएं। देखिए, धर्म के 4 महत्व इस प्रकार से, पहला है सामाजिक संगठन का आधार होता है धर्म। दूसरा, सामाजिक नियंत्रण का साधन है धर्म। धर्म में अगर धर्म में बताया जाए कि भाई आपको ये नहीं करना है, तो बहुत व्यक्ति उस पर विश्वास करते हैं, वो चीज़ें नहीं करते हैं, क्योंकि धर्म में बताई गई बातों को एक प्रकार से लोग बहुत ज़्यादा एक प्रकार से वैल्यू देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई ये एक चीज़ नहीं करना चाहिए, तो पूछेंगे क्यों नहीं करना चाहिए, तो बताओगे कि धर्म में ये बातें बताई गई हैं, तो कहेगा अच्छा तब नहीं करेंगे। अगर नहीं बताओ कि धर्म में नहीं बताई गई है, मैं कह रहा हूँ, तो वो नहीं मानेंगे, ठीक है।
सामाजिक एकता का विकास होता धर्म से, क्योंकि आप देखते हैं हिंदू कहीं पर भी हो, अगर हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होगी तो सभी हिंदू एक हो जाएंगे, ठीक है, सभी मुसलमान एक हो जाएंगे। अभी आप देखते हैं तो इससे क्या होता है कि ये चीज़ें जो है, धर्म जो होता है वो सामाजिक एकता भी बढ़ाता है, अपने धर्म को इकट्ठा कर देता है बिना किसी स्वार्थ के। इसके अलावा व्यक्तित्व के विकास में सहायता भी एक प्रकार धर्म के माध्यम से, क्योंकि धर्म में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, लेकिन धर्म की जो अच्छी बातें होती है उसको लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, जो बुरी बातें होती हैं उसी को लोग फॉलो करते हैं। धर्म में अच्छाई बहुत सारी है। धर्म एक प्रकार से आप देखते हैं, जो कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है, वो बहुत बुरी बातें बोल गए थे। हालांकि धर्म जनता के लिए अफीम नहीं, बल्कि धर्म जो है समाज के नियंत्रण के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को संगठित रखने का एक साधन के रूप में काम करता है। धर्म धर्म कोई अफीम नहीं होता है। वही कहा था ना, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है, जबकि धर्म जनता को कंट्रोल करने का एक साधन है। धर्म को परिभाषित करें। टाइलर कहते हैं कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास होता है। बहुत फेमस परिभाषा, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा गया। दूसरी परिभाषा दी है सर जेम्स फ्रेजर ने, कहा कि धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे मानव को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित करती हैं, मानव को बताती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, मानव को कंट्रोल भी करती हैं, ठीक है। मानव अगर कुछ गलत काम करने जाता है तो उससे धर्म रोकता है कि भाई धर्म में बताएगा कि आप ये करेंगे तो आपको पाप मिलेगा, या आपको ये काम करेंगे तो पुण्य मिलेगा। ये बातें कहाँ लिखी होती है? धर्म में लिखी होती हैं। हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म के 4 महत्व लिखिए। देखिए, पहला महत्व, धर्म ने व्यक्तित्व के निर्माण में सदैव सहायता पहुंचाई हिंदुओं की। दूसरी बात, धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। तीसरी बात, धर्म ने व्यक्तियों को कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया है, हमेशा मोटिवेट किया है। धर्म में बताता है कि आपको ये कर्तव्य करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है जीवन के। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम 4 आश्रम हैं, 4 पुरुषार्थ हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति को कमाना खाना चाहिए, अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। हिंदू धर्म सामाजिक एकता का पोषक होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, हिंदुओं में बहुत कम कट्टरता होती है। हिंदू लोग सब कुछ, आप देखते हैं हिंदुओं के उसमें कुछ भी अगर परिवर्तन होने वाला होता तो उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हिंदुओं में विवाह विच्छेद की व्यवस्था नहीं थी, तलाक जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब तलाक का बिल आया 1955 में, याद करें, तब भी मतलब कि तलाक का जो हिंदू विवाह अधिनियम आया, हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। उत्तराधिकार अधिनियम आया, मिताक्षरा टीका, सबको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई जो चीज़ें हमारे में गलत है। 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया, तो उसको भी एक प्रकार से एक्सेप्ट किया गया। हिंदुओं की ही राजा राम मोहन राय ने मिलकर के इस चीज़ को खत्म किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारा परिवर्तन जरूरी है, समय के साथ साथ धर्म में परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि धर्म जो है यही इसीलिए बनाया था, धार्मिक ग्रंथ इसीलिए लिखे जाते हैं ताकि आप उनके मार्ग पर चलें और उनमें जो अच्छाइयाँ हैं उसको फॉलो करें, आपका जीवन अच्छा हो। आपके उचित जीवन के लिए ही धर्म बनाए गए हैं, धर्म की बातें बताई गई हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धर्म कोई एक प्रकार से हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं होती कि जैसी स्थिति हमारी धर्म में आज से 2000 साल पहले जो हम करते थे आज तक वही हम करते रहेंगे, ये गलत बात है। आज तक वही करते रहेंगे तो फिर कपड़ा पहनना ही छोड़ दीजिए। जैसे कपड़ा बिना सिलाए कपड़ा पहनते तो वैसे ही पहनना शुरू कीजिए। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। आगे देख, संयुक्त परिवार से क्या आशय है। देखिए, सामान्य नियम होता है संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार में लंबा परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, सामान्य रसोई होती है, एक इकट्ठा खाना बनता है सबका, उत्पादन की संगठित व्यवस्था होती है, पूंजी भी संयुक्त होती है, सामान्य भरण पोषण की व्यवस्था होती है, समान धर्म दायित्व का पारस्परिक रूप से निर्वाह करते हैं। कर्ता की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण से हिंदू परिवार व्यवस्था को संयुक्त परिवार कहा जाता है। हिंदुओं में संयुक्त परिवार की एक प्रकार से व्यवस्था आज भी देखने को मिलती है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए। डॉक्टर श्यामाचरण मुखर्जी, मतलब श्यामाचरण दुबे कहते हैं, एस सी दुबे इनका पूरा नाम, मतलब कि वो नाम है एस सी दुबे, श्यामाचरण दुबे पूरा नाम है। यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हों, इनमें निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों, एक ही आर्थिक इकाई के रूप में काम करते हों, तो उसको सम्मिलित रूप से हम संयुक्त परिवार कह सकते हैं। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने ये बात कही, ठीक है, एस सी दुबे ने। संयुक्त परिवार की 4 विशेषताएं लिखें। पहली विशेषता, धन का समान वितरण है, यानी संयुक्त परिवार में धन का समान वितरण पाया जाता है। परिवार की संपत्ति पर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व तो नहीं होता है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो परिवार की संपत्ति पर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व तो नहीं होता है, ठीक है, इस पर सभी का अधिकार होता है। दूसरी विशेषता, धर्म की बचत, मतलब खर्चा की बचत होती है इसमें, खर्च की बचत, यानी संयुक्त परिवार में सम्मिलित आय और सम्मिलित खर्चा होता है। सम्मिलित आय और सम्मिलित खर्च करने के कारण से बहुत से बेकार वस्तुओं पर व्यय नहीं होने पाता। तीसरी बात, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिलता संयुक्त परिवार से। संयुक्त परिवार त्याग और सहकारिता का पाठ पढ़ाता है, इससे राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होती है।
चौथी बात, बूढ़े बूढ़ों का उपदेश, इसमें बड़े बूढ़ों का उपदेश भी आपको मिल जाता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में दादा दादी भी होते हैं। परिवार के वृद्ध व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर विभिन्न कार्यों को करने का निर्देश देते हैं। इनके इन बहुमूल्य उपदेशों की सहायता से जीवन का समुचित विकास संभव हो पाता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चले अगला क्वेश्चन से, संयुक्त परिवार के 4 गुण लिखिए। संयुक्त परिवार की क्वालिटी, पहली क्वालिटी कि बच्चों का समुचित पालन पोषण हो पाता है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग एक आधा घंटा कोई दूसरा उसको खिला रहा है बच्चे को, फिर आधा घंटा किसी दूसरे ने देखभाल कर ली, फिर तीसरे ने, तीसरे ने, इस तरीके से पूरा उसी में बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से हो जाता है। परोपकारी और सामूहिक जीवन रहता है। वृद्धावस्था में सुरक्षा भी मिलती है। नवीन पति पत्नियों पर हल्का भार रहता है। अभी आप नई नई शादी करो, बाहर चले जाओ तो आपको बहुत डिस्टर्ब होना पड़ेगा। आप पति पत्नी साथ में रहोगे, सारा काम आप ही को करना पड़ेगा। जब ये परिवार के साथ रहोगे तो आपकी तबीयत खराब हो गई तो परिवार ने आपकी मदद करी, आपके सर बढ़िया कड़वा तेल गरमा करके बढ़िया ठोंक दिया। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें होती है। तो परिवार के साथ रहेंगे तो आपका ही फायदा होगा, परिवार के साथ अगर अलग रहेंगे तो फिर आपकी दुर्दशा होगी। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार के 4 दोष लिखें। तो दोस्त भी हैं संयुक्त परिवार के, जहाँ पर देखिए 4 बर्तन रहेंगे वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगी, खटपट होगा, वैमनस्यता होगी, झगड़ा भी होगा, लड़ाई भी होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी संयुक्त परिवार ज़्यादा बेटर रहता है। दोष ये है कि द्वेष और कलेश का केंद्र, यहाँ पर आप देखते हैं जब से सीरियल वगैरह टीवी सीरियल चल गए तब से ज़्यादा बहुत ज़्यादा दोष हो गया है। झगड़ा लड़ाई तो होता रहता है घर में। यहाँ पर द्वेष वैमनस्यता, किसी ने काम किया किसी ने नहीं किया तो लोग सोचेंगे भाई फलाने केवल बस लेट करके खा रहा है, हमको करना पड़ रहा है, हमको ठंडी में बर्तन मांजना पड़ रहा है, फलानी नहीं मांज रही हैं, या हम खेत में वो कुदाल चला रहा है, ये वैसे बैठ करके खा रहा है, तो इससे वैमनस्यता फैलती है। दूसरे, स्त्रियों की दुर्दशा यहाँ पर होती है, चूँकि स्त्रियों को खानी पानी खूब बनाना पड़ता है, इसके अलावा बर्तन खूब ढेर मांजना पड़ता है, ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। स्त्रियों की दुर्दशा होती है, यहाँ पर बैठने नहीं पाती हैं। एक को खाना परोसा, फिर दूसरे आ गए, दूसरे को परोसा, तीसरा आ गया, इस तरीके से बड़ी दिक्कत होती है। बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है, चूँकि परिवार ज़्यादा होता है तो जल्दी जल्दी शादी करने का भार भी होता है लोगों के ऊपर। अधिक संतान उत्पादन भी यहाँ पर हो जाता है, चूँकि एक प्रकार से ये सारी चीज़ें परिवार जो है लंबा होने से। आगे देखते हैं। देखिए, संयुक्त परिवार को विघटित करने वाले 4 कारक लिखिए। पहला कारक, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ा और लोग एकांत में रहे, पहले अकेले रहने लगे, नहीं तो पहले संयुक्त परिवार ही होता था। संयुक्त परिवार को विघटित करने का प्रमुख कारक है पाश्चात्य सभ्यता, यानी पश्चिम के देशों के से हम लोगों ने सीखा और आजकल हमारा परिवार अलग हो रहा है। नवीन विचारधारा देश में प्रचलित होती जा रही है। दूसरी बात, स्त्री शिक्षा को बल मिला। स्त्री शिक्षा भी संयुक्त परिवार को विघटित कर रही है। अधिकांश शिक्षित स्त्रियां संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती हैं। ठीक है, और जो पढ़ लिख लेती है स्त्रियां, वो घर में आकर के पहले बंटवारा ही करवाती हैं, फिर उसके बाद में कोई दूसरा काम करती हैं। पहले घर में बातचीत होगी, अकेले रहेंगी, अपने पति को ही केवल खाना बना करके देंगी, और हो सकेगा तो पति से भी, मतलब पति से भी बोलेंगी खाना आप बनाओ। ठीक है, खाना तो उनको देंगे लेकिन खाना उनको भी बनाना पड़ेगा, पति को। ज़्यादा पढ़ी लिखी अगर स्त्री आ गई तो, और ज़्यादा पढ़ी लिखी आ गई तो भाई फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से तालमेल, जितना आप पढ़े लिखे हो उतने हिसाब से शादी वादी करना, और नहीं तो पछताओगे बाद में। आजकल तो बड़ा जो है स्थिति चल रही है एकदम से गड़बड़। पैतृक संपत्ति का वितरण। संयुक्त परिवार व्यवस्था का विघटन तभी से प्रारंभ हो गया था जब से मनुष्य में पैतृक संपत्ति के वितरण के भाव उत्पन्न हुए हैं, कि पिताजी के जो जैसे 20 बीघा खेत हो तो 4-4 बीघे आपको, 5 भाई हैं तो पांचों को 4-4 बीघे मिलेगा। तो जाहिर सी बात है बटेगा तो 4-4 बीघे मिलेगा, तो सब सोचते हैं कि भाई जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो बढ़ जाता है, तो संयुक्त परिवार विघटित हो जाता है। व्यक्तिगत परिवारों का विकास हो रहा है, यानी व्यक्तिगत परिवारों के विकास से संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये परिवार विघटित हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्ग से आप क्या समझते हैं। देखिए, सामाजिक वर्ग का तात्पर्य उन व्यक्तियों के समूह से होता है जिनकी किसी समाज में समान स्थिति होती है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक हो, या जो भी स्थिति हो, वो समाज में समान स्थिति की होती है, वो एक वर्ग का निर्माण करते हैं। जब समाज के कुछ लोगों में एक सामान्य समानता होने के कारण से उनकी स्थिति में समानता होती है, तो इन समान स्थिति प्राप्त व्यक्तियों के समूह को हम वर्ग कहते हैं। वर्ग को परिभाषित कीजिए। देखिए, एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिसका आवश्यक रूप से एक निश्चित समाज में समान सामाजिक पद होता है। आगबर्न और निमकाप ने वर्ग की परिभाषा इस तरीके से दी। ठीक है, वर्ग बेसिकली जो होता है ये आनुवांशिकता पर आधारित नहीं होता है, ये एक प्रकार से अर्जित परिस्थिति पर डिपेंड करता है। एक सामाजिक वर्ग सुस्पष्ट सांस्कृतिक समूह है जिसे कि संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थान या पद प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्तियों का संगठन वर्ग कहलाता है, लेपियर ने कहा। सामाजिक वर्ग की विशेषताएं बताएं। देखिए, पहली विशेषता ऊंच नीच की भावना या मनोवृत्ति।
प्रत्येक वर्ग के सदस्य अपने दूसरे वर्गों के सदस्यों के प्रति ऊंच नीच की भावनाएं मनोवृत्ति रखते हैं। एक वर्ग ऊंचा है, दूसरा वर्ग नीचा होता है, ठीक है, इस तरीके से व्यवस्था होती है। आधार जो होता है इसका, वर्ग निर्माण के अनेक आधार होते हैं, जैसे कि आपके पास धन ज़्यादा है तो आपका वर्ग ऊंचा होगा, आयु आपकी कितनी है, आप महिला हैं कि पुरुष हैं, आप पढ़े लिखे कितने हैं, आपकी योग्यता कितनी है, आपके पास राजनीतिक शक्ति कितनी है, तो ये सब एक प्रकार से डिसाइड करती हैं कि आप किस वर्ग के होंगे, ठीक है, आपकी स्थिति समाज में क्या होगी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, संजातीय समूह की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संजातीयता मतलब क्या होता है? संजातीयता मतलब होता है एक जैसी विशेषताएं रखने वाली जाति, वो संजातीय जाति होती हैं, ठीक है। संजातीयता की अगर बात की जाए तो संजातीय समूह की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, एक निर्जातकी या संजातकी मतलब एक ही चीज होता है। एक निर्जातकी के लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग और संगठन पाया जाता है। उनमें अहंग की भावना पाई जाती है। अहंग की भावना मतलब क्या होता है कि एक संजातीय समूह के लोग जो होते हैं एक दूसरे पर मर मिटने की भावना रखते हैं। एक निर्जातकी के लोग दूसरी निर्जातकी के लोगों से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपने रीति रिवाज और उपासना पद्धति की विशेषताओं को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। तो एक संजातीय समूह होता है, जैसे ए संजातीय समूह हो गया तो ए वाले पूरा आपस में मिलजुल करके रहेंगे, बी का कुछ अलग होगा सिस्टम, सी का कुछ अलग होगा, इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति में पाई जाने वाली सांस्कृतिक प्रतिमान संबंधी विविधताएं क्या हैं? देखिए, भारत में प्रथाओं, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, कला आदि के दृष्टिकोण से भी पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। प्रत्येक क्षेत्र में लोगों की अपनी विशिष्ट प्रथाएं हैं और यहाँ तक कि एक ही क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक समूहों की प्रथाओं में भी बहुत कुछ अंतर आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यही होती है भाई अंतर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जनजातियों की 4 आर्थिक समस्याएं लिखिए। देखिए, जनजातियों की आर्थिक समस्याएं, पहली समस्या स्थानांतरित खेती की समस्या है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? एक स्थान पर कृषि करते हैं, जब तक मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहती तब तक खेती करते हैं, और जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं, ठीक है। और जब वहाँ पर भी एक प्रकार से मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो फिर दूसरे स्थान पर जाकर के खेती करते हैं, और ये बेसिकली जनजाति के लोग करते हैं। इसी कृषि को झूमिंग कृषि या इसी कृषि को जो है काट और जलाओ कृषि भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं कृषि को क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले जंगल को काटते हैं, फिर जंगल में जो झाड़ी होती है या फिर जो मतलब कि घास फूस होती है उसको जला देते हैं, खेती योग्य भूमि बनाते हैं, फिर उस पर खेती करते हैं। जब तक खेती उस पर होती रहती है 2 साल तक लगभग खेती, या 2-3-4 साल तक करते हैं, जब तक उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहती है तब तक खेती करते हैं, फिर छोड़ कर चले जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो स्थानांतरित कृषि की समस्या बनी हुई है। दूसरी बात, नई भूमि व्यवस्था संबंधी समस्या है। ऋणग्रस्तता व्याप्त रहती है। औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएं भी यहाँ पर जनजातियों में एक आर्थिक समस्या बनी हुई है। जनजातियों की आर्थिक समस्या को दूर करने के सुझाव दीजिए। पहली बात तो कानून के द्वारा आदिवासियों को एक ऐसा संरक्षण प्रदान किया जाए सरकार के द्वारा कि उनके हाथ से उनकी भूमि ना निकल सके, उनके हाथ में उनकी भूमि रहे और उन पर उनका मालिकाना हक हो, ठीक है। दूसरी बात, आधुनिक तरीके से खेती करने की शिक्षा इनको दी जाए ताकि वह एक प्रकार से स्थानांतरितशील कृषि से बच सकें, ताकि वे अपने अंधविश्वासों से छुटकारा पा सकें और एक नई प्रकार की कृषि कर पाएं। जनजातियों की 4 सामाजिक समस्याएं बताएं। जनजातियों की 4 सामाजिक समस्याओं में पहला है बाल विवाह, यानी छोटे पे विवाह कर देते हैं। दूसरी बात, कन्या मूल्य भी यहाँ पर प्रचलित है, जैसे दहेज अपने यहाँ पर चलता है, ऐसे वहाँ पर कन्या मूल्य है। तीसरी बात, युवा गृहों का पतन हो रहा है। वेश्यावृत्ति और घातक रोग बढ़ रहे हैं इससे, ठीक है। वेश्यावृत्ति जनजातियों में खूब होती है, ठीक है। कोई रोक टोक तो होता नहीं ना, जो है उसमें सरकार भी उतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाती। अगला प्रश्न, जनजाति की सामाजिक समस्याओं को दूर करने के उपाय बताएं। पहली बात तो कानून की सहायता से बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया जाए, और दूसरी बात, कन्या मूल्य प्रथा के उन्मूलन के लिए जनमत तैयार किया, यानी वहीं की जनता जो है खुद ही जो जनमत का एक प्रकार से मतलब जो वहाँ पर मतलब कि कन्या मूल्य है उसको खत्म करने की प्रथा वहाँ के लोगों के द्वारा शुरू की जाए। अगला प्रश्न है, जनजातियों की 4 सांस्कृतिक समस्याएं लिखें। जनजातियों की समस्याएं, सांस्कृतिक समस्या, कल्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं। अंतरजातीय सांस्कृतिक भिन्नता की समस्या, भाषा की समस्या, जनजातीय ललित कलाओं का ह्रास हो रहा है, तो जनजातीय लोग जो अपनी उनकी कला विशेष थी वो खत्म हो रही धीरे धीरे। धार्मिक समस्याएं तमाम सारी उत्पन्न हो रही हैं, तमाम प्रकार के लोग, ईसाई मिशनरियाँ, तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि जनजातियों को धर्मांतरण करवा रही हैं पैसे दे करके, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। जनजातियों की धार्मिक समस्याओं को सुलझाने के 2 उपाय बताएं। पहली बात तो धार्मिक अंधविश्वासों को हटाने के लिए धर्म को एक वैज्ञानिक स्तर पर लाना होगा उनके, और दूसरी बात, जनजातियों को ललित कलाओं के रक्षा के लिए अफ्रीका के अकीमीटो
कॉलेज की तरह भारत में भी एक कॉलेज स्थापित करना चाहिए जिसमें जनजाति के लोग पढ़ें और जनजातियों के बारे में उसमें पढ़ाया जाए विस्तार से। अकीमीटू कॉलेज अफ्रीका में है, चूँकि अफ्रीका में खूब ज़्यादा जनजातियाँ रहती हैं, तो उन जनजातियों के बस मतलब कि जो है शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए स्कूल खोला गया, कॉलेज खोला गया, तो उसे ऐसा भारत में भी एक कॉलेज खोलना चाहिए। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति से क्या तात्पर्य है? देखिए, साधारणतः जनजाति का तात्पर्य एक ऐसे मानव समुदाय से समझ लिया जाता है या समूह से जिसका रहन सहन, रीति रिवाज बहुत कुछ आदिम प्रकृति का होता है, पुराने जमाने का होता है। जनजातियों को आदिवासी अथवा वन्य जाति शब्द से केवल इसलिए संबोधित किया जाता है कि वह मानव की आदिकालीन संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। इस वजह से एक प्रकार से अनुसूचित जाति से उनका तात्पर्य होता है। अगला प्रश्न, जनजातियों की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए, पहली विशेषता, जनजातियां सभ्य समाज से दूर घने जंगलों के बीच निवास करती, पहली बात, और इनका अपना विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। और दूसरी बात ये कि जनजाति की अवधारणा के अंतर्गत हम आदिम परिवार से या परिवारों के समूह को सम्मिलित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की 4 जनजातियों के नाम लिखिए। भील, गोंड, संथाल, खासी, मुंडा, डुइयाँ और राव, ऐसे तमाम प्रकार की जनजातियां भारत में निवास करती हैं। ठीक है। अगले प्रश्न, सांस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं? संस्कृतिकरण मतलब क्या होता है? जब कोई बड़ी जाति, कोई हिंदू जाति है, देखिए एक ऐसी प्रक्रिया है, एम एन श्रीनिवास संस्कृतिकरण की परिभाषा को बड़े अच्छे तरीके से देते हैं। एम एन श्रीनिवास इस पर बड़ा काम करते हैं, संस्कृतिकरण, वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण, सभी पर बड़ा काम किया है, जिसके द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया है संस्कृतिकरण जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति यानी कोई छोटी हिंदू की जाति अथवा कोई जनजाति या कोई अन्य समूह जो कि एक प्रकार से छोटे पद पर है या छोटी स्थिति को प्राप्त है, वह किसी उच्च या प्रायः द्विज जातियों के समान, द्विज माने से जो बड़ी जातियां हैं उनके समान, तो बड़ी जातियों के समान अपने रीति रिवाजों को करने लगता है। बड़े जनजाति जैसे कर्मकांड करते हैं वैसा करने लगता है। बड़ी जातियों की विचारधाराओं से विचारधाराएं सीखता है। जीवन पद्धति भी एक प्रकार से बड़ी जनजातियों की मतलब बड़े जातियों के हिसाब से अपने आप को बदलने लगता है। तो जब कोई हिंदुओं की कोई छोटी जनजाति, जैसे मान लेते हैं कोई मतलब कि शूद्र वर्ग है, शूद्र वर्ग का कोई व्यक्ति है या शूद्र की कोई जाति है, तो शूद्र की जातियां कोई है, मान लेते कोई है, तो वो ब्राह्मण के जैसा रीति रिवाज, व्यवहार, कर्मकांड सब कुछ ब्राह्मण जैसा करने लगे। 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल, 4 साल या 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी करते रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे करके वो एक प्रकार से जो जनजाति ऐसे रीति रिवाज कर रही है तो वो धीरे धीरे ब्राह्मण बन जाती है। ऐसा एम एन श्रीनिवास ने कहा जातिकरण के या संस्कृतिकरण में कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक छोटी जाति बड़ी जनजाति मतलब बड़ी जातियों के रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, रहन सहन उस स्तर को एक प्रकार से अपनाती, यानी उसका अनुकरण करती, उसी जैसा बनने का प्रयास करती है। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि ये जाति जो होती है जिसका अनुकरण करती वही जाति के रूप में विख्यात हो जाती है। अगला क्वेश्चन, जाति को परिभाषित कीजिए। देखिए, या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है जाति, जिसका एक सामान्य नाम होता है। जाति, हर जाति का एक समान नाम है जो एक काल्पनिक पुरुष या देवता से उत्पत्ति और एक से पारस्परिक व्यवसाय को अपनाने का दावा करती है तथा उन लोगों की दृष्टि में एक समरूप समाज का निर्माण करती है जो अपने मत को देने की योग्य है। प्रोफेसर हर्बर्ट रिजले कहते हैं, उन्होंने जाति को लेकर के बड़ा काम किया, 6 विशेषताएं जाति की बताई हर्बर्ट रिजले ने। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसको हम जाति कहते हैं। ये परिभाषा बहुत बार परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछी गई है। चार्ल्स कूले की परिभाषा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है कि भाई उनके बप्पा शुक्ला थे तो हम भी शुक्ला हैं, ऐसे इस तरीके से वो तिवारी थे तो मतलब कि पिताजी तिवारी तो हम भी तिवारी हैं, हमारा लड़का भी तिवारी होगा, तो ये एक प्रकार से आनुवंशिकता पर आधारित हो गया। तो उसी समूह को हम जाति कहते हैं, उसी वर्ग को हम जाति कहते हैं जो आनुवंशिकता पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जाति प्रथा की 4 विशेषताएं बताएं। देखिए, जाति प्रथा की विशेषताएं, जाति जन्मजात होती है, पहली बात जन्म से होती है। दूसरी बात, जाति में खान पान संबंधी नियम होते हैं, कौन सी जाति किसके यहाँ खाएगी नहीं खाएगी सारा नियम होता है। इसके अलावा अधिकांश जातियों के व्यवसाय निश्चित होते हैं। चौथी बात, जाति में ऊंच नीच और छुआछूत के नियम भी एक प्रकार से होते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत जीवन में जाति के 4 कार्य लिखिए। 4 कार्य व्यक्तिगत जीवन में कौन कौन से जाति के? पहला काम तो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्माण या निर्धारण जाति के माध्यम से होता है। आप किस जाति, जैसे आप ब्राह्मण के जाति से तो आपको सर्वोपरि माना जाता है, क्षत्रिय से हैं तो फिर ब्राह्मण से थोड़ा नीचे, वैश्य से हैं तो उससे थोड़ा नीचे, शूद्र के हैं तो उससे थोड़ा नीचे। शूद्रों में कई जातियां हैं, शूद्रों में भी एक प्रकार से व्यवस्था संस्करण की बनी हुई है। ठीक है। अब ब्राह्मणों में भी आप देखते कौन ऊंचा ब्राह्मण है कौन नीचा ब्राह्मण है, ये सब सिस्टम चल रहा है। ठीक है। मानसिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है, व्यक्तिगत जीवन में जातियाँ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती हैं और व्यवहारों पर नियंत्रण भी रखती हैं जातियाँ, जबकि व्यक्तिगत जीवन में जाति के ये 4 कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न, सामाजिक जीवन में जाति के 4 कार्य बताएं। सामाजिक जीवन के 4 कार्य कौन कौन से जाति के, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए सामाजिक जीवन में जाति के 4 कार्य में पहला काम ये है आपका, सामाजिक संगठन एवं एकता में सहायता करती है। सामाजिक संगठन, आप देखते हैं जाति के नाम पर सब इकट्ठा हो जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, संगठित हो जाते हैं। दूसरी बात, आवश्यक प्रशिक्षण और कार्यकुशलता प्रदान करना, ये भी सामाजिक जीवन में एक काम होता है, क्योंकि प्रत्येक जाति का अपना नियम कायदा होता है। तीसरी बात, समाज में श्रम विभाजन की सरलतम व्यवस्था हो जाती है, हर जाति का काम अलग अलग बटा होता है तो सब लोग अपने अपने कामों में जुटे रहते हैं। चौथी बात, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना भी इसका एक सामाजिक जीवन में जाति का काम होता है। अगला प्रश्न, वर्ण और जाति में 2 अंतर लिखें। पहला अंतर तो ये है कि वर्ण जो होता है व्यक्ति के गुण और कार्य पर आधारित होता है। वर्ण में 4 वर्ण है, जातियां अनेक हैं, वर्ण केवल 4 हैं। ब्रह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजान्याकृता उरु तदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं बाकी, और इन्हीं वर्णों से जातियों की उत्पत्ति हुई बाद में। वर्ण व्यक्ति के गुण और कार्य पर आधारित होता है, जबकि जाति जो होती है व्यक्ति के जन्म पर आधारित होती है। ठीक है, दूसरी बात, वर्ण जो है समानता पर आधारित होते हैं, जबकि जातियों में ऊंच नीच का भेद पाया जाता है। वर्ण सभी समान हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में सब समान है, सबका अलग अलग महत्व है, सबका अलग अलग स्थान है। ठीक है, जिस तरीके से शरीर में सबका बराबर का स्थान है, शरीर में जैसे देखे, जो काम खोपड़ी का है, खोपड़ी के बिना भी शरीर नहीं रह सकता, हाथ कट जाए तब भी शरीर जो है बेकार रहेगा, और आपकी जंघा कट जाए या पैर कट जाए तब भी शरीर का एक प्रकार से मतलब शरीर अच्छी नहीं मानी जाएगी। ऐसे में पैर का जितना महत्वपूर्ण स्थान है उतना जंघा का, उतना पेट का, उतने हाथ का, उतने सर का। ठीक है, सर क्या है, मुखमंडल, ब्राह्मण व मुखमासित, ब्राह्मण मुखमंडल है, बाहु राजन्यकृता, भुजाएं क्षत्रिय हैं, उरु उरु तो वैसा नहीं, जंघाएं, दोनों जंघाएं मेरे एक प्रकार से वैश्य हैं, और पैर जो है वो शूद्र है, इस तरीके से बताया गया। क्लियर, तो ये चीजें अपने आप में सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, हिंदू विवाह के प्रकार लिखिए। हिंदू विवाह बेसिकली मुख्य रूप से 8 प्रकार का हिंदू विवाह है। ठीक है, हिंदू विवाह के प्रकार निम्न है। पहला विवाह होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा है आपका ऋषि विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह। ये 4 विवाह, ब्रह्म विवाह, ऋषि विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये एक प्रकार से विवाह के एक प्रकार से चारों वैध तरीके माने जाते हैं। पहले इन विवाहों को एक प्रकार से माना जाता था, ये विवाह ठीक ठाक विवाह माने जाते हैं। कौन कौन से, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और ऋषि विवाह। ये विवाह समाज के दृष्टिकोण से मान्य थे, जबकि ये 4 विवाह जो लास्ट के हैं, आसुर विवाह, गांधार विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये समाज की दृष्टि से नहीं मान्य थे। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आसुर विवाह, गांधार विवाह आप जानते हैं, आजकल जैसे जो आजकल प्रेम विवाह चल रहा है वो गांधार विवाह है। ठीक है, प्रेम विवाह ये गांधार विवाह है, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह ये सब, और आसुर विवाह, ये सब विवाह के प्रकार ऐसे हैं जो कि समाज में मान्य नहीं थे, लेकिन विवाह इस टाइप के भी हो रहे थे। ठीक है, लेकिन जो विवाह अच्छे माने जाते थे वो ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और ऋषि विवाह, ये 4 प्रकार के विवाह जो होते थे वो मान्य होते थे। बाकी ये 4 विवाह जो है उनको हे भावना से नीची दृष्टि से देखा जाता था। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को देखा। आज का आपको बताओ कि संस्कृत साहित्य का भी ऐसे मान पर मैंने दे दिया, जैसे आज सोशियोलॉजी का दिया, संस्कृत से पहले हिंदी का भी दिया, सोशियोलॉजी का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, जियोग्राफी का आपका हो गया। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट का मैंने दे दिया आपको मॉडल पेपर। जिनको भी जुड़ना है हमारे साथ और भी जुड़ जाएं। ठीक है, जल्द ही आपके समक्ष और भी मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का आएगा, हिस्ट्री का दे दिया, एंशिएंट हिस्ट्री का आएगा, सभी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर मिलता रहेगा। तो फटाफट से हमारे से जुड़ जाएं, और जिनको भी जुड़ना है एक प्रकार से जुड़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, संस्कृत हो, हिंदी हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सबका। जुड़ने के लिए एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर, तुरंत एसएमएस करके हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, एसएमएस क्या करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट के नेम हमारे पास लिख करके आपको सेंड कर देने हैं। आपके पास स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपये फीस जो है सेंड करवा देनी होगी। आप सेंड करो या खुद दूसरे से किसी दूसरे सेंड करवा दो। इसमें आपको क्या मिलेगा, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उन सभी की तैयारी आपकी यहाँ पर आपकी जुड़ने से हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपकी तैयारी क्या होगी, इसके साथ आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा उसके बाद में। इसके साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे, जो क्लास हो जाएगी उसकी भी पीडीएफ नोट्स सबकी मिल जाएगी। जो क्लास यूट्यूब पर सारी हो रही है उन सभी की पीडीएफ नोट्स आपको केवल व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। इसके साथ ही साथ आपके लिए और व्यवस्था क्या हो जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर आपके एमसीक्यूज वाले भी होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर आपके लिखित वाले भी होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी होगा मॉडल पेपर और लिखित भी होगा, यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय
दीर्घ उत्तरीय टाइप के भी क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन, संग्राम, सभी की पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। लिखित वालों के लिए क्या है कि लगभग आपसे 4 से 5 मॉडल पेपर ऐसे जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऐसे आपको दे दिए जाएंगे, तो उसका जो पीडीएफ होगा उसको पढ़ करके 1-2 भी अगर पढ़ करके आप जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, उससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है। जैसे आज मैंने आपके 8वीं इकाइयों से बनने वाले क्वेश्चंस और आंसर देखे जो कि आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं। तो ऐसे अभी आपको यहाँ पर मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट की तमाम क्लासेस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेक्चर्स मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो फटाफट जुड़ जाएं, केवल 100 रुपीज़ फीस में आपको सब कुछ दिया जा रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। तो मात्र 100 रुपये फीस में आपको बहुत कुछ व्यवस्था, बहुत कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मॉडल पेपर की पीडीएफ नोट्स भी मिलेगी और जो चैप्टर वाइज क्लासेस भी हुई हैं उनकी पीडीएफ नोट्स मिलेगी। जो वीडियोस आपको प्राइवेट में मिलेंगी वो उसकी भी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी। सब कुछ मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा आपको, ठीक है, एक सब्जेक्ट का नहीं। आप देख रहे होंगे कि मान लेते हैं जैसे कि 5 सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट की सीरीज भी अगर आप लेंगे तो 60 रुपये की एक सीरीज पड़ेगी, तो 5 सब्जेक्ट की सीरीज लेंगे 6×5 = 30, 300 रुपये आपका सीरीज में चला जाएगा। एक सब्जेक्ट की किताब कम से कम 200 रुपये या 250 रुपये की मिलती है, तो मैं 200 जोड़ूँ तब भी आपके लगभग 1000 रुपये यहाँ पर आपके खर्च हो जाने हैं किताब में। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो केवल 100 रुपये में आपके लिए सारी व्यवस्था कर दी जा रही है। तो फटाफट से आप जुड़े, बिल्कुल देर ना करें, ठीक है। फटाफट से वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, ताकि आप ऐसे हमारे से जुड़े रहें। क्लियर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बधाई किस लिए, खैर, धन्यवाद।